हेलो, कैसे हो आप? मज़े में ही होगे ऑब्वियसली। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कैसी है? वो भी मज़े में। चलो, अच्छा लगा जानकर। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज हम लोग रिएक्ट पूरा का पूरा सीखने वाले हैं। पूरा का पूरा रिएक्ट, हाँ पूरा का पूरा रिएक्ट एक बारी में, हाँ एक बारी में। सब कुछ, हाँ सब कुछ, लेकिन बेसिक्स। अच्छा, बेसिक्स। और फिर डिटेल में नहीं सीखेंगे, डेफिनेटली डिटेल में भी सीखेंगे, लेकिन बेसिक सीखना, पिलर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो आज हम लोग JSX भी सीख लेंगे, कंपोनेंट्स भी सीख लेंगे, प्रॉप्स भी सीख लेंगे, स्टेट्स भी सीख लेंगे, हुक्स का भी आइडिया ले लेंगे, वर्चुअल डॉम का भी आइडिया ले लेंगे। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ ना तो पूरा का पूरा रिएक्ट एक बारी में आपको सीखने को मिल रहा होगा। अच्छा, पूरा रिएक्ट सीख जाएंगे, समझ में आएगा ये सारे का सारे एक साथ? अरे डेफिनेटली समझ में आएगा। और पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पहले बेसिक सीखेंगे सब कुछ रिएक्ट में कि कैसे क्या काम करता है। फोल्डर स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया है, सेटअप्स वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो एक एक करके सीखेंगे। पहले JSX थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे कि JSX क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है। जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है ना रिएक्ट में, तो इसी में आती है। कंफ्यूज रहते हैं कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या, मतलब JSX, कंपोनेंट्स, प्रॉप्स क्या, कब सीखे, कैसे सीखे। सब एक साथ सीख लो, समझ में आ जाएगा किसका क्या यूज़ है। फिर एक एक करके सीखते रहेंगे। अच्छा, हाँ, और सिखा दूंगा, इसकी तो मेरी गारंटी है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट अच्छे से। अच्छा, हाँ, तो बेसिक्स ऑफ रिएक्ट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले क्या करना होगा जल्दी से बता दो। पहले एक खाली सा फोल्डर बनाएंगे। अच्छा, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे डेस्कटॉप पे अपने, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना, नाम कुछ भी दे देना, रिएक्ट चुन्नू मुन्नू पुन्नू कुछ भी दे देना नाम, ठीक है। इसको ओपन कर लेना, ओपन हो जाओ, हाँ ओपन हो गया। यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको। सेटअप तो आपने अच्छे से कर ही लिया होगा, ओपन विद VS कोड का ऑप्शन मिल ही रहा होगा। अच्छा, नहीं भी मिल रहा है तो VS कोड में वो फोल्डर ओपन कर लो, या फोल्डर ओपन करके VS कोड ओपन कर लो, एक ही बात है। तो VS कोड हमारा ओपन हो गया। और ये app.jsx ये सब क्यों आ रहा है? अच्छा, इसको मैंने फाइल डिलीट किया ना, बेसिकली सेटअप्स में मैंने जो आपको बताया था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अभी पूरा का पूरा खाली है, कुछ नहीं, फोल्डर ओपन किया, VS कोड ओपन कर लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है? अभी आपको कंट्रोल बैकवर्ड से टर्मिनल ओपन कर लेना है। ये सब आपको आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना फोल्डर स्ट्रक्चर लाएंगे। रिएक्ट सीखना है तो पहले उसका फोल्डर स्ट्रक्चर, जो बेसिक कोड होता है वो तो लाएंगे ना। अच्छा, वो कहाँ से लाएंगे? तो ब्राउज़र पे आ जाओ। रट्टा मारना है क्या? नहीं, कोई कमांड वगैरह कुछ रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है वीट। अच्छा, वीट क्यों? मैंने आपको बताया था, अगर आप React.js में भी जाओगे, React.js में भी जाओगे यूँ, यहाँ पे आपको रिएक्ट में आना है एंड यहाँ पे लर्न रिएक्ट पे जाओगे। इंस्टॉलेशन पे आपको आ जाना है, क्योंकि इंस्टॉल ही करना है डेफिनेटली। तो इंस्टॉलेशन पे आ जाओगे एंड ये क्रिएट अ रिएक्ट ऐप आपको मिल रहा है ना, यहाँ आ जाना है, ठीक है। क्रिएट अ रिएक्ट ऐप, तो यहाँ पे ये आपको रिकमेंड कर रहा होगा, किधर गया, बिल्ड ए रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, इस पर आ जाओ, ठीक है। तो बिल्ड ए रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच, इसमें मैंने आपको बताया था ये रिकमेंड कर रहा है वीट। और क्या क्या चीज़ें रिकमेंड कर रहा है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, सब मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, वीट पे आ जाना है। अच्छा, अब आप ऐसे बार बार करो या डायरेक्टली वीट पे आ जाओ। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से वीट सर्च करता हूँ, वीट.dev, या फिर सिर्फ वीट सर्च करो। यहाँ पे आपको वीट का डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, ये पेन टैब बड़ा दिक्कत होता है यूज़ करने में। तो फिर यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड में आ जाना है। थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा, बस जरा सा, इतना सा, ठीक है। यहाँ पे आपको NPM पे ही रहना है, इधर उधर नहीं जाना है यार। NPM बन, ये सब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, NPM यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कमांड कर लेना है कॉपी। हो गया कॉपी, बहुत बढ़िया। कैसे किया हमने? वीट के साइड पे आए, कमांड कॉपी किया। अच्छा, अब कहाँ जाना है? वापस से VS कोड में। टर्मिनल पे हमने ओपन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंट्रोल V से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट पेस्ट, ठीक है। तो पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद इंटर करना है बस। अच्छा, इंटर, ठीक है। तो अब ये इंस्टॉल कर लेगा हमारा पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर। अच्छा, नाम तो बता दो, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है? तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऐप ही नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ऐप। कुछ भी नाम रख सकते हैं क्या? हाँ, कुछ भी, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम लोग ऐप ही नाम दे देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे हमें कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है? रिएक्ट। रिएक्ट तो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क क्यों कह रहे हो? सब समझ में आएगा आगे। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, इस पर भी अच्छा खासा चर्चा किया जा सकता है। बट अगर एक्चुअली में आपको बोलना है तो रिएक्ट लाइब्रेरी है, ऐसा आप बोलो। बाकी अगर कोई कह रहा है या कहीं डॉक्यूमेंटेशन में आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि रिएक्ट इज़ अ फ्रेमवर्क, इससे हम लोग फुल स्टैक एप्लीकेशन, तो झगड़ा नहीं करने लगना है कि लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क कैसे कर रहे हो। बताऊंगा इसके बारे में, पूरा का पूरा चर्चा करेंगे हम लोग कि फ्रेमवर्क कहना है, लाइब्रेरी कहना है। अभी आप लोग लाइब्रेरी कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्ट में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिएक्ट यूज़ करना है, हमें रिएक्ट ही पढ़ना है, ठीक है। तो कौन सा फ्रेमवर्क सेलेक्ट करेंगे? रिएक्ट वाला।
ऑलराइट, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट। हालांकि मैंने ये सब पहले भी बता रखा था, बट एक बार और बता दिया ताकि अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, ये बता रहा है कि आपका इंस्टॉलेशन तो पूरा का पूरा डन हो गया, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आ चुका है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको अपने ऐप में चले जाना है। मैंने आपको बताया था गाड़ी चलाना है तो पहले गाड़ी के अंदर बैठो, तो ठीक है, तो आपको ऐप ये वाला रन करना है। देखो पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आ गया, रिएक्ट ऐप है, ठीक है। तो पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके पास आ गया। आप इस ऐप को रन कैसे करेंगे, तो पहले तो ऐप के अंदर चले जाओ, CD ऐप करके ऐप के अंदर चले जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करो और यहाँ ऐप के अंदर चले जाओ। अच्छा, CD अभी देखो कहाँ में, अभी रिएक्ट फोल्डर के अंदर है, ये दिख रहा है ना, रिएक्ट सिस्टम फोल्डर डेस्कटॉप के अंदर रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट में है, तो अब कहाँ जाना है, रिएक्ट के अंदर जो हमने एक ऐप नाम का फोल्डर बनाया, ये वाला फोल्डर, ये वाला, अच्छा, इसके अंदर आ जाना है क्या। हाँ, तो CD ऐप इसके अंदर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद npm इंस्टॉल करना है। अब ये क्यों करना होता है, बताया था ना मैंने, याद है। तो npm इंस्टॉल करेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह करना है, नोड मॉड्यूल्स, जो भी पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं रिएक्ट के लिए, वो ये इंस्टॉल कर लेगा। अच्छा, ठीक है, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये इंस्टॉल होगा, यहाँ पे आपके पास नोड मॉड्यूल्स का एक पैकेज आएगा जिसको भूल से भी खोलना नहीं है। फोल्डर आएगा बेसिकली, उसको भूल से भी ओपन नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा, अभी तुरंत आएगा, आ जाओ जल्दी से। और नेट तो कनेक्ट ही है तो जल्दी ही आ जाना चाहिए। देखो नोड मॉड्यूल्स आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे पैकेज.json भी आ गया, एक पैकेज लॉक.json भी आएगा, आई बिलीव, देखते हैं, आएगा, रुक जाओ थोड़ा सा। ये देखो पैकेज लॉक.json, बहुत बढ़िया। तो ये सब में अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। आज जो हमें सीखना है बेसिक्स, वो सीखते हैं। बाकी अगर आपको सेटअप वगैरह या फोल्डर स्टेज में कहीं कन्फ्यूजन है तो वीडियो देख सकते हो, उसके लिए भी पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही अवेलेबल है, तो स्टार्टिंग से ही फॉलो करो। तो क्लियर करने के लिए क्या करना होता है, CLS या CLEAR, क्लियर से भी क्लियर होता है ना, हाँ, या CLS कर दो शॉर्ट में, या CLEAR, क्लियर। अच्छा, तो ऐप के अंदर है हम लोग, अभी npm इंस्टॉल भी कर लिया, हाँ इंस्टॉल भी कर लिया, गाड़ी के अंदर आ गए, चाबी लगा दिया, इंस्टॉल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब चलाना है, चलाने के लिए क्या करना होता है, npm run dev। ये कैसे पता चला, तो ये मैंने आपको बताया था, पैकेज.json में आ जाओ। CRA वाला अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें npm स्टार्ट होता है चलाने के लिए, CRA वाला इंस्टॉलेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हो तो। और अगर ये वीट वाला कर रहे हो तो यहाँ पे dev होता है, तो npm run dev करोगे तो रन हो जाएगा। अच्छा, npm run dev, और यहाँ पे ध्यान से देख लो, npm run dev ऐसे नहीं लिखना है, स्पेस देना है, npm के बाद स्पेस, रन के बाद स्पेस, dev dev, इंटर करो। ओके, ये तो रन हो गया, वाओ। बट दिख तो नहीं रहा है, ब्राउज़र पे दिखना भी तो चाहिए। तो ब्राउज़र ओपन करो, यहाँ पे ब्राउज़र ओपन करो और ये वाला लिंक यहाँ से ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर दो। अच्छा, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, रन हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आओ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट करो। वाओ, प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। अच्छा, और एक तरीका ये है कि इस पर आप कंट्रोल क्लिक करो, ये सब भी मैंने आपको बता रखा था, तो भी ये रन हो जाएगा। ये देखो रन हो गया, ये पहले हमने यहाँ पे पेस्ट करके रन किया, ये यहाँ पे रन हो रहा है। अच्छा, रन हो गया, हाँ हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब सीखना स्टार्ट करना है, बस इतना सा ही था। इसको ऐसे नीचे ले आते हैं और सीखना स्टार्ट करते हैं, या चाहो तो इसको अभी क्लोज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैकेज.json हटा लो, सीखना स्टार्ट करते हैं। अब कैसे सीखेंगे, तो मैंने बोला था SRC फोल्डर आपका मेन है, यही आपके गाड़ी का इंजन है, जो भी काम करना है आपको इसी के अंदर करना है। अच्छा, इसमें आपको एसेट्स वगैरह दे रखा है, app.jsx में कुछ फालतू कचरा दे रखा है, पहले तो इस कचरे को हटा लेंगे, कचरे को हटा ले। और एक मिनट रुको, मैं माउस भी ले ही लेता हूँ, पेन टैप से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारा, ठीक है, तो ये जो है हमारा इस ऐप के अंदर जो भी ये कचरा दे रखा है, यहाँ पर से पूरा का पूरा कचरा हम क्लीन कर लेंगे। ये देखो, ये जो है ना, इस फ्रेगमेंट के अंदर ये पूरा का पूरा चीज़, ये सब कुछ समझेंगे अभी, इसलिए अभी इसको आप क्लीन कर लो। यही सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये देखो, वीट प्लस रिएक्ट, ये लोगो वगैरह, फिर काउंट इज 0, फिर ये सब कुछ लिखा हुआ कहाँ से आ रहा है, यहीं पर से आ रहा है। यहाँ पे जो हमने HTML लिख रखा है ना, ये सेम HTML वहाँ पे आपको दिख रहा है, बट क्या हमें ये चाहिए, नहीं, हम तो अभी अब खुद से सीखेंगे, खुद से बनाएंगे। अच्छा, तो इसको हटा दो, हट गया क्या, ये देखो, वाह, पूरा का पूरा खाली हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ब्लैक बैकग्राउंड क्यों आ रहा है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग app.css में बेसिकली CSS वगैरह यहाँ पे लिख रखा है, तो इसलिए ब्लैक आ रहा है। तो आप चाहो तो ये CSS वगैरह पूरा खाली करना है, आप हटा सकते हो यहाँ से। अच्छा, अभी भी नहीं गया क्योंकि ये ग्लोबल CSS, ये जो index.css, इसमें भी कुछ लिख रखा है, तो इसको हटाओगे तो ये देखो पूरा का पूरा हट चुका। बट अभी के लिए हम लोग इसको नहीं हटाते हैं, रहने देते हैं, काम आएगा ये CSS, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग पे तो अभी फोकस नहीं करना है हमें, नहीं, अभी तो हमें कोर फंक्शनैलिटी सीखनी है, तो app.css को भी यहाँ पे रहने ही देते हैं, ठीक है। तो अभी ये प्यारा सा थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, आँख पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर रात में देख रहे हो तो डार्क मोड में ऐसा लग रहा है कि है,
ठीक है, तो आँख पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। app.css हटा लो, index.css हटा लो, जो भी काम करना है app.jsx में करना है। क्यों करना है वो सब मैंने आपको बता रखा है। तो SRC के अंदर app.jsx में सारे के सारे काम करने हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये सब हमारा यूज़ नहीं हो रहा है, ये सब भी हटा सकते हैं क्या। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है देखने में, ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है ना कि ये थोड़ा सा ब्राइट है, ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा लग रहा है। नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा लैपटॉप का ब्राइटनेस तेज करो, पता चलेगा। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा क्यों लग रहा है, और ये दोनों ज़्यादा हाईलाइटेड, या ये सब जो ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है, या ये भी थोड़ा सा कम यहाँ पे सेट काउंट है, थोड़ा सा ब्लर ब्लर सा लग रहा है, ऐसा क्यों। क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये रिएक्ट लोगो हमने इंपोर्ट किया है बट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको हम हटा सकते हैं क्या। बिल्कुल बिल्कुल, पूछना नहीं है, हटा दो। अच्छा, ये हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, काउंट सेट काउंट, ठीक है, इसको भी हटा दो अभी फिलहाल के लिए। इसको भी हटा दो, अब ये भी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। app.css हम लोग सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा क्रिस्टल क्लियर वे में, सब समझ में आएगा। अभी देखो कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। अच्छा, अब मैंने एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कराया था जिससे आपको यहाँ पे RAFC ऐसे लिखोगे और यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा, जो कि हमारा था पहले। ये देखो यही था ना हमारा सेम लिखा हुआ। अभी वो बात अलग है कि ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहा है। हमने जो RAFC लिखा वहाँ पे फैट एरो फंक्शन आ रहा था, है ना। तो चाहो तो आप ये वाला फंक्शन भी कर सकते हो, फैट एरो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब मैं अभी थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब हमें सीखना क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं वापस नोट्स में। तो सबसे पहले तो हमें JSX सीखना है कि JSX क्या होता है, फिर कंपोनेंट सीखेंगे, फिर प्रॉप सीखेंगे, फिर स्टेट सीखेंगे, फिर रुको पहले JSX सीख लेते हैं, आगे बाद में जाएंगे। अच्छा, पहले JSX सीखना है। और JSX सीखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखो जावा स्क्रिप्ट ज़रूर सीख लेना। अगर जावा स्क्रिप्ट आप बिना सीखे आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा रिएक्ट, लेकिन अगर जावा स्क्रिप्ट आप सीख के आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा रिएक्ट। इतना ज़्यादा आसान लगेगा कि आप बोलोगे रिएक्ट में तो कुछ था ही नहीं, जो था जावा स्क्रिप्ट ही था। अच्छा, तो जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे कैसे, और अगर जावा स्क्रिप्ट नहीं आता है तो क्या हम इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली कर सकते हो। मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, कोई संकट में नहीं रखूँगा। ये देखो सॉल्यूशन आपका ये है। अच्छा, ये टी शर्ट वगैरह सॉल्यूशन है क्या। नहीं, ये है आपका सॉल्यूशन। हाँ, ये है आपका सॉल्यूशन कि पहले आप जावा स्क्रिप्ट सीख लो। अच्छा, तो फिर रिएक्ट हम छोड़ दें, पहले जावा स्क्रिप्ट सीखें। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो अभी तक जावा स्क्रिप्ट सीख चुके हैं या थोड़ा बहुत भी सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत आता है, वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी आता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो देख लेते हैं, बेसिकली टॉपिक सर्च करते हैं कि रिएक्ट सीखने के लिए क्या क्या जावा स्क्रिप्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सीख लेते हैं, फिर आ जाते हैं रिएक्ट में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वैसे भी आप आ रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कैसे आपको सिखाना है वो मैं जानता हूँ, मैं पूरा का पूरा आपको सिखा दूंगा। साथ ही साथ जो जावा स्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो इसमें यूज़ हो रहेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँगा, तो उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा आपको। अगर प्रॉपर फील चाहिए, प्रॉपर डेवलपमेंट वाली फील चाहिए, तो आप जावा स्क्रिप्ट सीरीज़ को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दो। रिएक्ट सीखते रहो साइड बाय साइड। ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रहा है, लंबे लंबे वीडियोज़ है, 5-5 घंटे के, 4-4 घंटे के, तो डेली बेसिस पे 1-1 घंटा भी अगर आप देख रहे हो तो जावा स्क्रिप्ट भी स्ट्रांग होता जाएगा और रिएक्ट तो आप इधर सीख ही लोगे। एक तरह से जावा स्क्रिप्ट भी सीख लोगे और उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी सीख लोगे। और जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ तो रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के अब हमें थोड़ा सा वर्कलोड अपना बढ़ाना है, हमें जावा स्क्रिप्ट भी सीखना है, रिएक्ट भी सीखना है। हाँ, अच्छा, ठीक है। लेकिन सिर्फ रिएक्ट नहीं सीखना है, ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सिर्फ रिएक्ट सीख रहे हो, जावा स्क्रिप्ट कुछ नहीं आता है। जावा स्क्रिप्ट सीखो, थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट अभी भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पूरा जावा स्क्रिप्ट आपको प्लेलिस्ट पे ही मिलेगा। बढ़िया, इतना समझ में आता है। तो चलो JSX सीख लेते हैं। अब JSX सीखने के लिए हमें सबसे पहले तो फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया लेना होगा। अच्छा, फंक्शन का, डायरेक्ट फंक्शन का नहीं, थोड़ा सा मैं आपको फंक्शन बताऊंगा इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिले, बाकी तो ऐसे भी हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो SRC में या चलो ऐप में ही मैं एक test.js बना देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट भी रन कर पा रहे हों और मैं आपको थोड़ा थोड़ा जावा स्क्रिप्ट से भी रिलेट कर पा रहा हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रिएक्ट एट द एंड तो जावा स्क्रिप्ट है, तो इसको क्लोज ही रहने देते हैं या टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसको कैसे रन करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, ये जो test.js जो है इसको भी हम अपने index.html से लिंक कर लेते हैं, तो साथ साथ हम लोग जो test.js पे करेंगे वो भी हमें आउटपुट में दिखता जाएगा। तो स्क्रिप्ट SRC, अब ये सब तो आपको आता है ना, ये सब तो बेसिक चीज़ है। index.html को जावा स्क्रिप्ट से कैसे लिंक करते हैं सब तो आता ही है। तो test.js हमने यहाँ पे लिंक कर दिया। अच्छा, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे CLG करें हेलो, तो हमें क्या यहाँ पे ब्राउज़र में दिख रहा होगा, Ctrl+Shift+I से हम लोग यहाँ पे
कंसोल अपना ओपन कर लेते हैं, कंसोल, या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, दोनों तरीका है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो या कंट्रोल शिफ्ट आई, दोनों से ही आपका ये ओपन हो जाएगा। तो कंसोल में आपको आ जाना है, रिलोड कर लो थोड़ा सा और डाउनलोड द रिएक्ट डेव टूल्स फॉर ए बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अच्छा ठीक है, अभी तो ये सब हमें नहीं चाहिए, तो इसको आप इग्नोर करना ये, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे आपको हेलो दिख रहा है, वाओ, तो हेलो हमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी अब हम रन करेंगे जावा स्क्रिप्ट में वो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। तो साइड बाय साइड हम लोग जावा स्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा सीखते चलेंगे जिनको नहीं आता है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप फंक्शन का आइडिया ले लो, फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन के लिए हम लोग इस तरीके से फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, फंक्शन का कुछ नाम देते हैं, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैं नाम दे देता हूँ कुछ रैंडम सा नाम हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लगाना होता है, करली ब्रेसेस, इसके अंदर आप लोग अपना कोड लिख सकते हो। अच्छा, कैसे होता है, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया हमने, पैरेंथेसिस लगाया और ये हम यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, फंक्शन का फ़ायदा क्या है कि हम यहाँ पे जो भी काम कर रहे होंगे, लाइक इस तरीके से हम 5 बार कंसोल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका ये 5 बार कंसोल कर देगा, लेकिन इस फंक्शन को आपको रन करना पड़ेगा। एक तरह से आपने एक मशीन क्रिएट कर लिया। क्या क्रिएट कर लिया आपने? मशीन क्रिएट कर लिया। अब उस मशीन को आप जब जब रन करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो मशीन को आप जब जब रन करोगे तब वो मशीन रन करेगा और जो से काम करना है वो कर देगा। तो ये जो आपका रैंडम वाला मशीन है ये क्या कर रहा है, ये 5 बार कंसोल कर रहा है। तो अब आप जब जब इस मशीन को रन करोगे, अभी इस मशीन को हमने सिर्फ बनाया है, रन नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको आउटपुट कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस मशीन को हम जब जब रन करेंगे, रैंडम मशीन को मैंने 1 बार रन किया, देखो ये 1 बार रन हुआ और ये हमें 5 बार इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पे CLG लिख देते हैं कि एंड भी लिख देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एंड कब हो रहा है। और एक और CLG कर देते हैं खाली सा, जिसमें कुछ नहीं रहेगा, तो एक ब्लैंक लाइन भी आ जाएगा, ठीक है। तो रिलोड करते हैं, तो देखो मशीन को हमने 1 बार कॉल किया तो ये 1 बार रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मशीन को हम अगर दोबारा कॉल कर दे रैंडम, तो ये दोबारा रन हो जाएगा। देखो एक बार ये यहाँ पे एंड हुआ, फिर ये दोबारा रन हो गया। तो जितनी बार हम कॉल करेंगे उतनी बार ये मशीन चलेगा, उतनी बार ये फंक्शन चलेगा। हाँ, ये होता है फंक्शन का खासियत, ठीक है। तो यही फंक्शन हम लोग यहाँ पे JSX में भी यूज़ कर रहे हैं। JSX इज़ नथिंग बट जावास्क्रिप्ट एंड HTML, जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सअप, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी है, HTML भी है। तो हम बोलेंगे क्या, जावास्क्रिप्ट है या फिर HTML है? जावास्क्रिप्ट बोल दे क्या, जावास्क्रिप्ट ज़्यादा पावर, नहीं, HTML बोलते हैं। दिखता तो HTML जैसा है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से HTML लिख सकते हैं, तो दिखता तो HTML जैसा है, HTML ही बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी तो है। अच्छा, नहीं, ना तो जावास्क्रिप्ट आपको बोलना है, ना तो आपको HTML बोलना है, आपको क्या बोलना है, JSX बोलना है। अच्छा, दिखता कैसा है, HTML जैसा, फंक्शनैलिटी JSX वाली है, दिखता कैसा है, HTML जैसा। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्सअप, हाँ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, JSX। अच्छा, यही होता है क्या JSX? हाँ, थोड़ा सा और डेप्थ में हम लोग सीखेंगे, मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। तो ये क्या आपका फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को जब जब हम लोग कॉल करेंगे ये रन करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो क्या हो अगर हम इस फंक्शन में HTML लिख दे अपना, क्या हो अगर इस फंक्शन में हम लोग HTML लिख दे अपना हेलो, तो क्या होगा? तो हम रैंडम को यहाँ पे कॉल करते हैं, एरर आ रहा है, ये बता रहा है कि आप JS में HTML लिख रहे हो, आप JS में HTML लिख रहे हो। ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने यहाँ पे एक्सटेंशन दिया है JS.js, आप यहाँ लिख रहे हो HTML, ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको JSX सिंटैक्स रिएक्ट देता है कि आप जावास्क्रिप्ट में ही HTML भी लिख सकते हो। अच्छा, तो इसी जावास्क्रिप्ट में अगर हम लोग HTML लिख दो तो उसी को हम लोग JSX कहते हैं क्या? एग्जैक्टली। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये भी एक फंक्शन ही लिख रखा है। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग रिटर्न भी कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं रिटर्न करूँ, रिटर्न 1, क्या किया मैंने? रिटर्न 1 किया। अच्छा, अब ये रैंडम क्या करेगा, कुछ आउटपुट दिखाएगा? नहीं, ये रिटर्न कर रहा है। जब भी हम लोग रैंडम को कॉल करेंगे हमें 1 मिल रहा होगा, तो 1 को हम यहाँ पे वेरिएबल में सेव करा सकते हैं। लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ नाम दे देते हैं वेरिएबल का, रिजल्ट इज इक्वल टू, और CLG करते हैं रिजल्ट को। ठीक है, तो अब हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा होगा, और रिजल्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, रिजल्ट में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ फंक्शन में जो भी हम रिटर्न करा रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली भी console.log करा सकते हैं क्या? रैंडम को डेफिनेटली करा सकते हैं, कॉल करो रैंडम को और यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर इस रिटर्न में हम ध्यान से देखना, इस रिटर्न में हम स्ट्रिंग अगर रिटर्न कर दे तो हमें स्ट्रिंग मिल रहा होगा डेफिनेटली। इस रिटर्न में क्या हो अगर हम यहाँ पे HTML रिटर्न कर दे इस तरीके से, हेलो,
वापस अगेन एरर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हम HTML रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, ये खिलाफ है जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे वापस से स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं? डेफिनेटली ये रन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ फंक्शन के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML नहीं लिख सकते, वो जावास्क्रिप्ट के खिलाफ है। ठीक है, बट JSX में हम कर सकते हैं ऐसा। ये देखो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक बनाया है फंक्शन। क्या बनाया? एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम हमने दे दिया ऐप, कोई दिक्कत नहीं। लगाया पैरेंथेसिस, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। रिटर्न कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या स्ट्रिंग रिटर्न कर सकते हैं? कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें अब क्या रिटर्न करना है? HTML लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हम HTML लिख सकते हैं, हेलो। और यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाओ, तो ये होता है क्या JSX के अंदर, यानी कि हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं लेकिन जावास्क्रिप्ट में ही हम HTML लिख सकते हैं और HTML के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ये क्या कह रहे हो? जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं, ये तो हमें समझ में आया। बट अब आप ये कह रहे हो कि हम HTML के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट, कुछ ऐसा। हाँ, दोनों का मिक्सअप है, दोनों में कुछ भी कैसे भी कर सकते हैं। वाओ वाओ वाओ, अब हमें JSX समझ में आ रहा है, थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बट आ रहा है। अच्छा, ये क्या किया? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये क्या किया है? और ये इंपोर्ट क्या किया है? तो मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा का पूरा प्रॉपर। ठीक है, अभी मैं दोबारा से ये नहीं बताऊंगा, अदरवाइज थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला वीडियो देख लो, डायरेक्टली जाके छोटा सा 20 मिनट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, देखो एक फाइल में हम लोग पूरा का पूरा कोड तो लिखेंगे नहीं, बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाना है हमें। क्या बोला मैंने? बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाना है हमें। तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाना है तो बहुत ज़्यादा कोड भी होगा, बहुत ज़्यादा फंक्शन भी बना रहे होंगे, और यही फंक्शन आपका कंपोनेंट भी आगे देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा कोड होगा, बहुत ज़्यादा फंक्शन बना रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होंगे, एक फाइल में नहीं करेंगे, फिर ढूंढेंगे कैसे? अच्छा, दिक्कत वाली बात है। तो मल्टीपल फाइल्स में तोड़ेंगे। हाँ, तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? तो देखो, फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया, उसको कर दिया एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कर दिया तो इसको दूसरे फाइल में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, main.jsx में आए, हमने कर लिया इंपोर्ट ऐप को। ऐप को हम यहाँ पे, ये जो ऐप फंक्शन हमने बनाया, इसको कर रहे थे एक्सपोर्ट। यहाँ पे हमने किया एक्सपोर्ट, और इस main.jsx वाले फाइल में हमने कर लिया इंपोर्ट, और इंपोर्ट करके यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करें। अच्छा, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बस इसलिए होता है कि एक फाइल में हम मल्टीपल कोड, बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम उसको तोड़ देते हैं कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट अभी समझ नहीं आ रहा है, देखेंगे आगे। तो हम तोड़ने का काम करते हैं बेसिकली, कि एक फाइल से हम एक्सपोर्ट कर देंगे, दूसरे फाइल में यूज़ कर लेंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा ही समझ में आ रहा है, बट आ रहा है इतना। तो JSX क्या हो गया? HTML और JS का मिक्सचर, इसे हम लोग JSX कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम किसी भी फंक्शन के अंदर या जावास्क्रिप्ट कोड में ही अगर हम लोग HTML लिखा हुआ हमें मिल रहा है तो हम उसे JSX बोलेंगे। हाँ, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ मिल रहा है तो JSX बोलेंगे। हाँ, तो ये होता है आपका JSX। और इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे CSS इंपोर्ट करना है तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, और ऐप को इंपोर्ट करना था तो हम यहाँ पे उसका नाम दे रहे थे, फिर ये कर रहे थे, ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, ऐसी सब हरकतें। तो ये सब आपको आगे थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूँगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें डेप्थ में थोड़ी यही सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। तो अभी उसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और मॉड्यूल्स वाला वीडियो आप देख लेना, ठीक है? मैं बताता भी जा रहा हूँ, अगर किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं आता है तो वो इस तरीके से फॉलो करेंगे तो सीख जाएंगे रिएक्ट भी और जावास्क्रिप्ट भी। ठीक है, तो JSX हमें समझ में आ गया। JSX का मतलब बस इतना सा होता है, HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML या फिर जावास्क्रिप्ट इनसाइड HTML। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख रहे थे। अब ये बताओ कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। HTML लिखना आपको आता है? हाँ, आता है। ये div लिखा हुआ है, यानी कि एक HTML है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और बना सकता हूँ। ये लो, मैंने बना दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 2। तो 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है क्या? नहीं। अब इतना तो आपको आना चाहिए कि HTML में अगर कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे तो एज इट इज़ हमें दिखेगा, कैलकुलेट तो हो नहीं जाएगा। वो तो जावास्क्रिप्ट का काम है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन वगैरह HTML में तो नहीं करते। नहीं, HTML में तो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, नेट डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ये यहाँ पे ये सब क्यों एरर आ रहा है? ठीक है, अच्छा अभी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 2 + 2 दिख रहा है। ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ कर पाए तो हम 2 + 2 को कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, कर पाएंगे। एग्री करते हो इस बात से? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कैसे? HTML के अंदर ऐसे जावास्क्रिप्ट तो हम लोग नहीं लिख सकते। बट ये JSX है भैया। यहाँ पे ये कहता है कि आप बस इस तरीके से आगे पीछे कर्ली ब्रेसेस लगा दो,
क्या बोला मैंने, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिख रहे हो वो जावा स्क्रिप्ट है आपका। ध्यान से सुनिए, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिख रहे हो वो आपका जावा स्क्रिप्ट है। क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। वो अब आपका HTML नहीं रहा, वो आपका जावा स्क्रिप्ट बन चुका है। यानी कि HTML के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट लिख दिया, तो 2 + 2 आपका क्या होगा, 4 होगा। ऑल राइट। पहले हमने देखा कि ये फंक्शन जो कि एक जावा स्क्रिप्ट है, उसके अंदर हम लोग HTML लिख पा रहे हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम हेलो लिख रहे हैं, हमें यहाँ पे हेलो दिख रहा है। ऑल राइट। फिर हमने देखा कि अगर यहीं पे हमें कुछ जावा स्क्रिप्ट लिखना है, लाइक अगर 2 + 2 करें तो ये तो HTML हो गया। यहाँ पे इस तरीके से 2 + 2 दिख रहा है, ठीक है। बट अगर हमें जावा स्क्रिप्ट का काम करना है, पे कैलकुलेशन वगैरह करना है, जावा स्क्रिप्ट का कुछ वेरिएबल यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम लोग बस कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे करेंगे 2 + 2, तो क्या ये 4 हो गया। हाँ देखो, हेलो के बाद यहाँ पे दिख रहा है 4। अच्छा, और भी चीज़ें होती है, बट अभी बिल्कुल बेसिक बहुत सारी चीज़ें होती है। JSX अपने आप में ऐसा नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। एक वीडियो लेंगे JSX पे कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्रिस्टल क्लियर डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग में आपको दे दूंगा। बट JSX आपको समझ में आ गया होगा अभी, ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया। HTML + JS मिक्स करके लिख रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं JSX, ठीक है। तो यूज़ हम लोग कुछ इसी तरीके से कर रहे होंगे कि एक फंक्शन बना रहे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और ये हमारा काम कर रहा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट भी सीख लिया हमने, हाँ ठीक है। तो हमें बस इतना पता चला अभी फ़िलहाल के लिए कि JSX क्या होता है। तो JSX आपका ऐसा ही होता है। अच्छा, app.csx, ये आपको अगर अभी कंफ्यूज कर रहा है तो इसको आप हटाओगे तो ये आपका CSS थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको रहने दो, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वादा करता हूँ मैं, सब कुछ। तो ये हमें समझ में आ गया, HTML इनसाइड JSX, जावा स्क्रिप्ट इनसाइड HTML। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग HTML लिखने भी सीख गए और HTML के अंदर हम लोग जावा स्क्रिप्ट लिखने भी सीख गए। और क्या चाहिए, कुछ नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है JSX में, लाइक यहाँ पे आप जो HTML में क्लास लिखते हो, यहाँ में आपको क्लास नहीं लिखना होता है, यहाँ पे आपको क्लास नेम लिखना होता है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्लास नेम बोलेंगे। HTML में हम क्लास बोलते थे, हाँ यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लास नेम बोलेंगे। ऐसी और भी सारी चीज़ें होती है, बट सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट अभी एग्जैक्टली इस टाइम पे नहीं। ऑल राइट, ठीक है, हमें इतना समझ में आ चुका है। आगे बढ़ो। रिएक्ट लुक लाइक HTML बट बिहेव्स लाइक जावास्क्रिप्ट। तो ये लाइन आप ध्यान में रखो कि रिएक्ट आपको दिखता है HTML जैसा, बिहेव करता है जावास्क्रिप्ट जैसा, और इंटरनल वर्किंग में ये सब कुछ कैसे हो रहा होता है थोड़ा बहुत मैंने बताया है, थोड़ा बहुत आगे चर्चा करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। JSX हमें समझ में आ गया। अब आते हैं कंपोनेंट पे, क्योंकि कंपोनेंट क्या होता है, और इसके बाद, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, छोटा सा ही लेकिन प्रोजेक्ट बना रहे होंगे क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डेप्थ में पढ़ते रहेंगे ना, क्या दिक्कत है, पढ़ेंगे भी, प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब कंपोनेंट्स क्या होता है, कंपोनेंट इज ए रीयूजेबल पीस ऑफ UI। कंपोनेंट इज ए रीयूजेबल पीस ऑफ UI। अच्छा, अब आपको यहाँ पे अभी तुरंत चमका होगा, ये अगर नहीं चमका तो मैं आपको चमका देता हूँ कि ये जो फंक्शन हम लोग लिख रहे थे ये भी तो रीयूजेबल ही तो था, ये भी तो रीयूजेबल ही था, इसको भी तो हम रीयूज़ कर सकते हैं, ये भी तो मशीन बना रहे थे, रीयूज़ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वापस से अगेन मैं रिटर्न हटाता हूँ और CLG करता हूँ हेलो, और फिर यहाँ पे एंड, ठीक है, इस तरीके से एंड, बहुत बढ़िया। तो ये भी तो रीयूजेबल ही है, फंक्शन भी तो रीयूजेबल ही है। अच्छा, फंक्शन तो डेफिनेटली रीयूज, कैसी बातें करो, फंक्शन तो रीयूजेबल ही होता है। तो फंक्शन को अगर हम यहाँ पे कॉल करें रैंडम, तो क्या ये हेलो एंड आ जाएगा, हाँ। वापस से कॉल करें तो वापस से आ जाएगा, और 2-3 बार कॉल कर दे तो फिर से आ जाएगा। तो क्या हम इसे रीयूज़ कर पा रहे हैं, डेफिनेटली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे भी तो फंक्शन ही बना रहे हैं। तो ये भी रीयूजेबल है, डेफिनेटली रीयूजेबल है। अच्छा, करके दिखाओ, ऐसे नहीं मानेंगे। ये देखो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ कंपोनेंट। क्या नाम दे दिया मैंने, कंपोनेंट। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, कंपोनेंट मैंने नाम दे दिया। अब क्योंकि हम लोग JSX यूज़ कर रहे हैं तो मैंने बोला इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, HTML। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML। रिटर्न सिंटैक्स यूज़ कर, रिटर्न सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है, रिटर्न करोगे तभी तो आपको आउटपुट में दिख रहा होगा। रिटर्न ही कर रहे हो तो आउटपुट में क्या दिखेगा, मान लो मैंने ऐसे रिटर्न हटा लिया, आप सोच रहे हो कि आउटपुट में हमें नहीं दिख रहा है, डेफिनेटली नहीं दिखेगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दूँ, ये देखो कुछ नहीं दिखेगा, रिटर्न कर ही नहीं रहे हो तो कैसे दिखेगा। रिटर्न करो तो पहले, सामान दो तो आप, तब तो दिखेगा।
रिटर्न कर दिया हमने, अब दिखेगा क्या? फॉर्मेट कर देते हैं वापस से, दिख रहा है, वाह ठीक है। तो रिटर्न करना ज़रूरी है, हाँ डेफिनेटली ज़रूरी है। तो यहाँ पे रिटर्न किया हमने, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? HTML लिख सकते हैं, डेफिनेटली। मैं यहाँ पे एक HTML लिखता हूँ, हेडिंग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेलो दिस इज़ कंपोनेंट, और मैं यहाँ पे एक मान लो पैराग्राफ में कुछ लंबा सा लिख देता हूँ, कुछ समथिंग लाइक दैट, लोरेम समथिंग, ये देखो लंबा सा। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है? अब ये बताओ एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे तो HTML ही लिख रहे हैं, एरर तो नहीं आना चाहिए था। तो एरर इसलिए आ रहा है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कट करता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट का है एक्चुअली, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का क्या है कि देखो, जब भी आप रिटर्न कर रहे होते हो तो रिटर्न आप एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हो, दो चीज़ तो कर नहीं सकते। हाँ, ये तो आपने सही बोला, रिटर्न तो एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकते हैं। रिटर्न तो एक बारी में एक ही चीज़ कर सकते हैं। अब ये वाला कोड आप ज़रा ध्यान से देखो, इसमें क्या आप एक चीज़ रिटर्न कर रहे हो? नहीं, इसमें तो हम एक हेडिंग भी रिटर्न कर रहे हैं, ये एक हेडिंग एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं और साथ ही साथ एक पैराग्राफ एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। ओह, इसलिए एरर आ रहा है क्या? हाँ, एक बारी में दो चीज़ कैसे आप रिटर्न कर सकते हो? ये तो गलत हो गया ना जावास्क्रिप्ट के साथ। डेफिनेटली एक बारी में दो चीज़ तो रिटर्न, मानते हैं JSX है, बहुत तगड़ा फीचर है कि HTML में आप जावास्क्रिप्ट में HTML लिख रहे हो, मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी करते जाओगे, नहीं, कुछ भी नहीं करना होता है। जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो दो चीज़ें हम यहाँ से नहीं कर सकते क्या? नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गया। बड़ा सा कुछ बनाना होगा तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक डिव बनाओ, ये सब तो बच्चों वाली चीज़ें हैं। डिव बनाओ, डिव के अंदर वो लिख दो। अच्छा, हाँ आपने सही बोला, ये तो अब तो ये एक ही एलिमेंट है, अब तो ये मुकर नहीं सकता इस बात से ये 2-3 एलिमेंट है, नहीं, अब तो ये एक ही एलिमेंट है, डिव के अंदर बाकी सारी चीज़ें हमने किया है, तो अब डिव की जिम्मेदारी, डिव के अंदर बाकी सारी चीज़ें की, अब तो ये एक ही एलिमेंट है। हाँ, अब ये एरर नहीं देगा, नहीं देगा। क्या हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका रन नहीं हो रहा है, आपका ये रन हो रहा है। एक्सपोर्ट आपने इसको किया है, एक्सपोर्ट आप कर दोगे कंपोनेंट को तो कंपोनेंट रन हो जाएगा। नहीं हुआ, 1 मिनट रुक जाओ, रन तो होना चाहिए था, रिलोड करो थोड़ा सा। हाँ, हो गया। ऐसे तो हॉट रिलोड हो जाता है, बट कभी कभी अगर ऐसा हो जाए तो आप रिलोड कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, बट मैं कंपोनेंट नहीं, ऐप को ही रन करूँगा, ये ऐप को ही मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें सीखना है कंपोनेंट की कैसे काम करता है कंपोनेंट। रियूजेबल थिंग, समथिंग लाइक रियूजेबल, अच्छा लाइट नहीं, लाइक समथिंग लाइक रियूजेबल। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है आपका, कंपोनेंट को हमें रीयूज़ करना है, कैसे करेंगे? तो मैंने बोला इसको हटा दो। आपका रन क्या हो रहा है? ऐप रन हो रहा है, ठीक है। तो ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया एक डिव। क्या किया? मैंने एक डिव बनाया। बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला इस कंपोनेंट को रन करना है, मैं कंपोनेंट को, तो ये तो एक फंक्शन है, तो कैसे रन करेंगे? तो क्या इस तरीके से कंपोनेंट को इस तरीके से कॉल करेंगे? नहीं, ये JSX है आपका, JSX कंपोनेंट है। अगर कंपोनेंट नहीं होता, सिर्फ फंक्शन होता, तो हम फंक्शन ही बोल रहे होते ना, उसका नाम कंपोनेंट क्यों देते? फंक्शन ही बोल रहे होते। अच्छा, तो अब जो हम यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं, ये HTML भी है और जावास्क्रिप्ट भी, तो इसे हम कंपोनेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट को हम यहाँ पे रीयूज़ कैसे करेंगे? उसका थोड़ा सा अलग तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग तरीका है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, इस तरीके से बेसिकली, और यहाँ पे ऐसे कंपोनेंट कर देना है। कंपोनेंट, 2 सजेशन भी मिल रहा होगा, ये 2 सजेशन मिल रहा है, कंपोनेंट, बहुत बढ़िया। और लास्ट में इस तरीके से स्लैश, और ये हो गया बंद, ठीक है। नहीं समझ आया तो देखो, आप इस तरीके से कंपोनेंट लिखो, कंपोनेंट देखो, सेम लिखना है स्पेलिंग यहाँ पे कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने कंपोनेंट लिखा, इस तरीके से यहाँ पे ओपन करो। अरे यार रुक जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया क्या? हाँ, कंपोनेंट हो गया। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखते हैं, जो भी आप रिएक्ट में कर रहे होते हैं ना, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, तो यहाँ पे आपको सेल्फ क्लोजिंग लिखना होता है, यहीं पे आपको क्लोज कर देना है, अलग अलग नहीं करोगे। हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऐसे ही हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये कंपोनेंट आ रहा है। अच्छा, इसको कमेंट आउट कर दे तो नहीं आ रहा है कुछ, अनकमेंट कर दे तो आ रहा है। अच्छा, मतलब हमने एक कंपोनेंट को कॉल किया, ये पूरा का पूरा यहाँ पे रन हो गया। हाँ, एक बार और कॉल करेंगे तो हाँ, एक बार और हो गया, एक बार और कर दे तो वाओ, 3-4 बार और कर दे तो अमेजिंग। हमने यहाँ पे इस तरीके से कॉल किया, ये बस 7 लाइन का कोड, और यहाँ पे ये देखो, ये देखो कितना लंबा चौड़ा UI बन गया। वाओ, ऐसा होता है क्या कंपोनेंट? हाँ, ऐसा होता है, ठीक है।
अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई। थोड़ा थोड़ा आपको करते जाना है साथ साथ प्रैक्टिकल, वरना बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो कंपोनेंट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ यूआई, एग्जैक्टली, ठीक है। इसको हम कंपोनेंट को हम लोग बेसिकली फंक्शन ही समझ सकते हैं, बट JSX में बेसिकली हम लोग यहाँ पे JS भी लिख रहे हैं, HTML भी लिख रहे हैं, तो यूज़ करने का इसको थोड़ा सा तरीका अलग है। हम लोग नॉर्मली फंक्शन कॉल नहीं कर सकते यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग कंपोनेंट, अच्छा कंपोनेंट का नाम कंपोनेंट ही देना है क्या? नहीं, कुछ और भी नाम दे सकते हो। जैसे फंक्शन का नाम फंक्शन नहीं देना होता था, कुछ भी दे सकते थे, वैसे कंपोनेंट का नाम कंपोनेंट देना मैंडेटरी नहीं, कुछ भी दे सकते हो। ओके, और कॉल करना हो तो बस इसके अंदर यहाँ पे लिख दो, हो गया। मज़ा आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट बनाए, इसको कॉल करना हुआ तो ये और यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, कार्ड, ये कॉल हो जाएगा। हाँ, तो कंपोनेंट इज अ यूजेबल पीस ऑफ यूआई, एग्जैक्टली। वन कंपोनेंट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट। ये देखो, ऐप जो था आपका, ऐप भी एक कंपोनेंट ही है ना। ऐप को हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, main.jsx में यूज़ कर रहे हैं, ये देखो इसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो मेन में हम लोग ऐप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ये वाला ऐप कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, और ऐप में ये वाला कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं कि डेफिनेटली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना है कि और भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए थी, बट अभी तो आप छोटा सा बता के भागो। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोल दिया ना, बेसिक वीडियो है। JSX पे अलग से वीडियो आएगी, कंपोनेंट पे पूरा अलग से हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, डेटा फ्लो वगैरह सब कुछ। वैसे डेटा फ्लो इसमें भी सीखेंगे, बट अलग से पूरा का पूरा चर्चा कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है रिएक्ट में, सब कुछ सीखेंगे। फिर प्रॉप्स पे अलग से चर्चा कर रहे होंगे, वर्चुअल डॉम में सब कुछ, इंटरव्यू बेसिस पे सब कुछ चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझते हैं। ये शेप, ये देख रहे हो शेप टूल, यहाँ पे मैं ऐसे शेप बना सकता हूँ। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे, ये देखो, वाह मस्त है ना, मस्त तो है ही, ठीक है। तो खैर, बकवास अपने जगह पे, पढ़ाई अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बस इसको देखो, ठीक है। थोड़ा देर देखो उसको, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। फिर उसके बाद, अच्छा ये हटाओ और माउस से करते हैं ऐसे। फिर उसके बाद इसको देखो, ठीक है। इसको देखते रहो और फिर इसको देखते रहो, और फिर उसके बाद इसको भी देखते रहो। तो देख के कैसा लग रहा है? देख के लग नहीं रहा है क्या कि ये वाला जो है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है? अच्छा हाँ, ये तो हमने गौर की। फ्लिपकार्ट तो हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, बट ये तो हमने गौर किया ही नहीं कि हाँ ये एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे प्राइस आ रहा है, इसमें भी तो यहीं पे प्राइस आ रहा है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट एस्योर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट एस्योर्ड का लोगो ठप्पा यहीं पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे टाइटल लिख रखा है, यहाँ पे भी टाइटल, यहाँ पे भी टाइटल, यहाँ पे रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग, यहाँ पे, बट वो बात अलग है, रेटिंग अलग अलग है, फोटो अलग अलग है, टाइटल अलग अलग है, बट है सेम, एग्जैक्ट सेम यूआई दिख रहा है हमें। ओके, हाँ ये तो आपने सही बोला। अच्छा, तो ये एक कंपोनेंट है क्या? हाँ, ये एक कंपोनेंट है क्या? डेफिनेटली एक ही कंपोनेंट है, उसको हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो कंपोनेंट ही है। मतलब अब ये कि एक कंपोनेंट हमने एक बार ये कहीं पे बना दिया है और इस फ्लिपकार्ट में हम लोग उसी कंपोनेंट को इस तरीके से कॉल करते जा रहे हैं। अच्छा, तो ये तो काम तो बड़ा आसान हो जाता है रिएक्ट से। डेफिनेटली होता है। अभी तो आपने छोटी छोटी पावर्स देखी हैं, आगे जाके आप बड़ी बड़ी पावर्स देखोगे, तब तो आपके मुंह से निकलेगा वाओ, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है आपका, ये कंपोनेंट है आपका, ये कंपोनेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हालांकि और ज़्यादा अगर मैं कंपोनेंट में अभी आपको लेके घसीटूंगा कि ये यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, फिर ये यहाँ पे एक कंपोनेंट, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और लाइट भी चली गई है, तो कंपोनेंट्स तक देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको भी फोकस कर लो, आवाज़ तो आ ही रही है ना, फोटो नहीं दिख रहा होगा मेरा, आवाज़ तो आ ही रही है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो कंपोनेंट जैसा लग रहा है उसी को कंपोनेंट जैसा ट्रीट करते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा मैं आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ध्यान से देखो, ऑलराइट। फिर उसके बाद इसको ध्यान से देखो, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सबको ध्यान से देखते चलो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। नहीं, ये लड़की नहीं देखना, ये जो टाइटल फोटो और ये सब जो दिख रहा है इसे ये देखना है, ये, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी फोटो, यहाँ पे भी फोटो, यहाँ पे भी फोटो। अच्छा, यहाँ पे रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग, यहाँ पे रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे टाइटल,
फिर उसके बाद यहाँ पे सबटाइटल सबटाइटल सबटाइटल, प्राइस लिख रखा है, प्राइस लिख रखा है, प्राइस लिख रखा है, यहाँ पे प्राइस कट रखा है, कट रखा है, वो तो खैर ऐसे ही काट देते हैं, कुछ होता जाता है नहीं, बट ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रहा है। ओह वाह, मतलब एक कंपोनेंट हमने बना लिया, हर जगह वही यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली, बट डेटा तो अलग अलग है। तो यही तो मेन बात है ना, डेटा का ही तो खेल है रिएक्ट में, डेटा का खेल है, कंपोनेंट का खेल है, और जो भी मैं अभी बता रहा हूँ सब यही सारी की सारी चीज़ें हैं रिएक्ट का मेन। अच्छा ठीक है, अब हमें इतना सा तो कंपोनेंट समझ में आ गया। अब ये डेटा वगैरह पे अभी चर्चा करेंगे कि डेटा कैसे पास कर सकते हैं। कंपोनेंट तो हमें समझ में आ गया कि एक बार कंपोनेंट बनाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करते जाएंगे, इस तरीके से कंपोनेंट बनाएंगे, इस तरीके से यूज़ करते जाएंगे। ठीक है, मेन क्या था आपका app.jsx फोल्डर स्ट्रक्चर, मैंने पिछले लेक्चर में ही समझाया था, तो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऐप था आपका, ऐप के अंदर जो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे वो आपके यहाँ पे साइट पे दिख रहा होगा। ऐप के अंदर जो भी करेंगे वो आपके साइट पे दिख रहा होगा, ये मुद्दे की बात है। तो कोई कंपोनेंट को अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो वो आपके साइट पे यहाँ पे दिख रहा होगा। अच्छा, तो अभी जो मैंने कंपोनेंट बनाया था यहाँ पे, ये देखो ये कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को मैं ऐप में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना दूँ, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना दूँ, नाम दे दूँ कंपोनेंट 2, ठीक है, कंपोनेंट 2। अच्छा एक चीज़ नोट कर लो आप, ये रिएक्ट का वीडियो देखने के बाद आप फंक्शन का वीडियो देख लोगे जाके। ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात, पूरा ऐसे देखना तो पूरा जावास्क्रिप्ट सीरीज है, बट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फंक्शन का पूरा वीडियो देख लोगे, ध्यान से सुन लो, ये नोट कर लो, ये चीज़ आप नोट कर लो, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे सीखोगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ फास्टली सीख लोगे। अरे नोट्स कहाँ गया हमारा, ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट। क्या बोला मैंने बोला कि आप यहाँ पे सबसे पहले तो फंक्शन वाला वीडियो जाके देख लोगे। ठीक है, पेन थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, फंक्शन वाला वीडियो जाके देख लेना, फटाफट जाके देख लो फंक्शन वाला वीडियो। ये रिएक्ट का लेक्चर खत्म होगा, फंक्शन वाला देख लेना। दूसरा मॉड्यूल्स वाला एक लेक्चर होगा, लास्ट में ही होगा, सबसे लास्ट लेक्चर ये आई बिलीव होगा, या देख लेना आप लोग, मॉड्यूल्स वाला लेक्चर, फंक्शन वाला लेक्चर, ये तो आप देख लो। ठीक है, अभी तो काम आएगा ही, बाकी जो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स, फंक्शंस, ये सब भर भर के यूज़ हो रहे होंगे। तो फंक्शन में जितने तरह के फंक्शन है सब देख लो, छोटा सा वीडियो फंक्शन का भी, मॉड्यूल का भी। अप्रॉक्स फंक्शन का 1 आवर का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, और मॉड्यूल्स का आई बिलीव 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप देख लेना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो फंक्शन मॉड्यूल आप फटाफट जाके देख लो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, और वेरिएबल्स वगैरह तो आई बिलीव जावास्क्रिप्ट में इतना तो हर कोई करके रखता है, फिर ही रिएक्ट कर रहा होता है। ऑल राइट, ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि एक और कंपोनेंट में अगर बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँ इस तरीके से, अब मैं इसके अंदर HTML लिख सकता हूँ डेफिनेटली। मैं यहाँ पे डायरेक्टली H1 लिखता हूँ एक, अब या चलो एक DB बना लेते हैं। अच्छा सजेशन नहीं मिल रहे, मिल तो रहे हैं, ये देखो H1, ठीक है, और चलो एक DB के अंदर ही रैप कर देते हैं, DB के अंदर ही रैप कर देते हैं। एक इमेज लगाए क्या, चलो आ जाओ एक इमेज लगा के देखते हैं, इमेज मॉडल। ठीक है, तो मॉडल सर्च करते हैं यहाँ पे, कौन सा मॉडल ले, ये मॉडल ले लेते हैं, बढ़िया लग रहा है, या ये मॉडल ले लेते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, कॉपी इमेज एड्रेस आपको करना है यहाँ से, कॉपी इमेज एड्रेस, ये सब तो आपको आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इमेज, ठीक है, IMG लिखोगे, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग। और अच्छा JSX में ये सब कुछ देखेंगे, क्या सेल्फ क्लोजिंग होगा, यहाँ पे क्लास नेम यूज़ करना है, कहाँ पे क्या, और JSX का जब डिटेल में आएगा तो वहाँ पे सब कुछ देखेंगे। अभी आपको JSX और कंपोनेंट समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इमेज लगा दिया, तो क्या ये इमेज दिख रहा होगा, नहीं अभी तो नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इस कंपोनेंट को हमने यूज़ नहीं किया। कहाँ पे यूज़ करेंगे तो दिखेगा, ऐप में यूज़ करेंगे तो दिखेगा डेफिनेटली, ऐप में यूज़ करेंगे ये कंपोनेंट 2, ठीक है, तो ये दिखेगा क्या, वाओ दिख तो रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा इस कंपोनेंट को अगर हम ऐप में यूज़ करने के बजाय इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर दें तो दिखेगा क्या, तब भी दिख रहा है। आपने तो बोला था कि ऐप में जो करेंगे वही दिखेगा, बट यहाँ पे तो हम इस कंपोनेंट के अंदर यूज़ करें तो भी दिख रहा है। अरे तो बात तो एक ही है ना, आप ध्यान से देखो, आपने इस कंपोनेंट को यूज़ किया ऐप के अंदर, अब इस कंपोनेंट में आप जो भी करोगे वो तो आपको दिखेगा ही ना। तो अब इस कंपोनेंट में आप दूसरा कंपोनेंट डालो या जो भी करो। ये फिर से आ गया ये ब्लिंकिंग वाला, इंसर्ट बटन किधर है हमारा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक बंदे ने, मैं इसके वजह से बहुत परेशान था, एक बंदे ने कमेंट किया था कि इंसर्ट बटन दाबो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये बड़ा परेशान करता है ये वाला जो आ जाता है, तो चला गया। ठीक है, तो इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट को हम यहाँ ऐप में यूज़ कर रहे हैं, तो इस कंपोनेंट के अंदर जो भी करेंगे वो तो स्क्रीन पे दिखेगा ही दिखेगा डेफिनेटली। तो अब इस कंपोनेंट के अंदर अगर हम लोग दूसरा कंपोनेंट भी यूज़ कर ले तो भी तो दिखेगा ना,
एग्जैक्टली इस कंपोनेंट को अगर हम लोग पैराग्राफ के ऊपर यूज करें तो पैराग्राफ के ऊपर आ गया। वाह वाह, इस कंपोनेंट को अगर हम लोग एक बार और रेप्लिकेट करें और पैराग्राफ के नीचे यूज करें तो पैराग्राफ के नीचे आ गया। एक पैराग्राफ के ऊपर, एक पैराग्राफ के नीचे। अरे वाह 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 वाह। तो कंपोनेंट मजेदार तो है, कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट जो है रिएक्ट ने जो इंट्रोड्यूस किया कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है तो मजेदार। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि जावा स्क्रिप्ट HTML CSS सब एक जगह मिक्स करके लिख रहे हैं, कैसे काम होगा, बट अब आपको लग रहा होगा कि हाँ काम हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग एक फाइल में एक कंपोनेंट बना के दूसरे फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो मल्टीपल फाइल्स हम लोग बनाएंगे और सब में अलग अलग कंपोनेंट बना रहे होंगे और काम कर रहे होंगे। देखेंगे, वो सब भी देखेंगे। तो कंपोनेंट समझ में आ गया क्या? अरे हाँ, अच्छे से समझ में आ गया, डेफिनेटली समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बताऊंगा, क्योंकि उसके बाद डेटा फ्लो हमें थोड़ा सा समझना है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह समझना है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लाइट चली गई है तो थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग, फिर लाइट आने के बाद वापस से कंटिन्यू करेंगे। तो बिलीव करता हूँ कंपोनेंट आपको समझ में आ गया होगा, JSX समझ में आ गया होगा। रिकैप ले लो थोड़ा सा। JSX इज नथिंग बट HTML एंड जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर। जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं, HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और कंपोनेंट इज नथिंग बट आप फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हो कि एक बार हम लोग UI बना लेंगे। ठीक है, JSX में बेसिकली जो फंक्शन बना रहे हो तो उसके अंदर UI ही तो रहता है ना, HTML रहता है, UI रहता है। तो एक बार UI बना लेंगे, उसको यूज करते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। अब कंपोनेंट में डेटा कैसे डालेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। कंपोनेंट में डेटा कैसे डालेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर लाइट का वेट करते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत समस्या है यहाँ पे लाइट की। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉप्स यानी कि प्रॉपर्टीज की तरफ। एंड इससे पहले थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग देख लेते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए कुछ कि यहाँ पे ये चीज़ें कैसे हो रही है। तो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैं बता देता हूँ, बाकी आप वो मॉड्यूल्स वाले में जाके देख लेना। और थोड़ा सा मैं रिएक्ट में भी कोशिश करूँगा कि एक सेपरेट लेक्चर ले आऊँ, तो कमेंट कर देना अगर सेपरेट लेक्चर चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, सेपरेट एक जावास्क्रिप्ट में मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो कंपोनेंट हम यहाँ पे बना रहे थे ना, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग फाइल में भी अलग फोल्डर क्रिएट करके या अलग फाइल यहाँ पे क्रिएट करके बना सकते हैं। तो पहले तो फाइल में रख के देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, लाइक मान लो हमें navbar बनाना है, navbar.jsx मैंने नाम दे दिया। ऑल राइट, तो यहाँ पे RAFC करेंगे तो यहाँ पे ये देखो हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। हम लोग खुद से भी कर सकते थे, डेफिनेटली। यहाँ पे इस तरीके से फंक्शन और यहाँ पे इस तरीके से navbar। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आप JSX यूज़ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में ही लिखना। नेमिंग कन्वेंशन है ये कि यहाँ पे आप कैपिटल लेटर में लिख रहे हो, बाकी आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो navbar। और यहाँ फाइल का नाम और इसका नाम अगर आप सेम दो तो बेटर है, अदरवाइज सेम देने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नाम दो तो आप चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही करोगे। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मतलब बताता हूँ अभी। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसे एक्सपोर्ट करना है, navbar को। अब डिफ़ॉल्ट क्यों लगाया वो जस्ट मैं अभी बताता हूँ। पहले यहाँ पे रिटर्न और यहाँ पे एक div या h1 ही चलो बना लेते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से navbar लिख देते हैं। तो ये navbar कंपोनेंट हम लोग जहाँ भी यूज़ करेंगे, आपको पता है ये navbar हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा ऑल राइट, कैसे यूज़ करेंगे अब वो देखते हैं। तो यहाँ app.jsx में ये वाला कंपोनेंट हटाते हैं। मेन हमारा था ऐप, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, सब कुछ। और यहाँ पर से ये भी हटा देते हैं। तो ये ऐप वाला जो हमारा कंपोनेंट है app.jsx, इसी में यूज़ करना है जो भी करना है, और जो भी यूज़ करेंगे हमें दिख रहा होगा। तो अब navbar वाला हमें यूज़ करना है। navbar को हमने अलग फाइल में बना रखा है। अच्छा, navbar वाला जो कंपोनेंट है पूरा का पूरा फाइल ही अलग है। ठीक है, तो इस फाइल से हमें एक्सपोर्ट करना होगा। ध्यान से सुना मेरी बात, इस फाइल से हमें एक्सपोर्ट करना होगा, तभी तो हम दूसरे फाइल में इंपोर्ट कर पाएंगे। ऑल राइट, तो इस फाइल से एक्सपोर्ट करने के लिए क्या बोला मैंने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट navbar। ठीक है, क्या एक्सपोर्ट करना है इस navbar को, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं फलना। तो हमें क्या एक्सपोर्ट करना है, ये फलना एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अभी तो आपने बोला इसको कैपिटल बेसिकली देना है, तो नेमिंग कन्वेंशन से कैपिटल देना चाहिए आपको। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो आपने फाइल बनाया ना, इसका नाम इस तरीके से कैपिटल लेटर में हो, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप चाहो फलना देना, यहाँ पे आप फलना डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हमने किया, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से इंपोर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इंपोर्ट मैंने लिखा इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया है, तो हम यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ठीक है, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, उस वेरिएबल के अंदर ये पूरा का पूरा आपका कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा कैसे, तो मान लो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ नेवू। ठीक है, प्यार से navbar को नेवू बोल देते हैं, तो नेवू नाम दे दिया मैंने।
तो कहाँ से एक्सपोर्ट करना है? फ्रॉम, यहाँ पे हम बता देंगे कि कहाँ से कहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे हमने नाम दे दिया नेबू। कहाँ से इंपोर्ट करना है तो ये हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो डॉट स्लैश लगाएंगे। ये सब आपको पता है, रिलेटिव फाइल पाथ वगैरह कैसे मेंशन करते हैं। तो डॉट स्लैश लगाएंगे तो हम देखेंगे कि इस फोल्डर करंट फोल्डर के अंदर हम लोग अभी हैं, एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर है। ठीक है, करंट फोल्डर जो है हमारा वो एसआरसी के अंदर app.jsx है। तो डॉट स्लैश करेंगे तो एसआरसी के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमें दिखाई दे रही होंगी। तो डॉट स्लैश किया हमने, तो navbar है, एसेट्स है, मेन है। ठीक है, CSS नहीं दिखाई दे रहा है, अब नहीं CSS तो यहाँ पे हिंट्स में नहीं आता है, पता नहीं क्यों, बट अभी फिलहाल के लिए तो आपको JSX और ये फोल्डर वगैरह दिख रहा होगा। JS वाला फाइल बनाओगे तो वो भी दिख रहा होगा, पता नहीं CSS वाला सजेशन पे यहाँ पे नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, तो navbar एसेट्स, हालांकि तरीका उसका भी ये कर सकते हैं हम लोग एक्सटेंशन वगैरह यूज़ करके। तो डॉट स्लैश और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस इस तरीके से इंटर करोगे यहाँ पे अंदर आके, तो यहाँ पे आपको सजेशन मिल रहे होंगे। तो क्या आपको इंपोर्ट करना है navbar को, तो यहाँ पे आप navbar डाल दो। इंपोर्ट हो गया क्या? हाँ। अब इस नेबू को हम यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। कैसे यूज़ करना था? इस तरीके से। ओके, हमें दिख रहा होगा क्या एप्लीकेशन में? वाओ, ये navbar दिख रहा है। अच्छा, कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। यहाँ पे अगर हम चेंज कर दे अल्फा तो ओके, तो हमने दूसरे फाइल में बनाया कंपोनेंट, किसी दूसरे फाइल में हमने इंपोर्ट किया और यूज़ कर पा रहे हैं। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पे बस इतना सा है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट ना करें तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, इस तरीके से, या फिर यहाँ पर से इस तरीके से एक्सपोर्ट कर दो। ये सब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डिटेल में जाके देख सकते हो, या बोलोगे तो मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सपोर्ट फंक्शन फलना हमने कर दिया। अब यहाँ पे आपको नेम्ड एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, डिस्ट्रक्चर करके फलना। ये देखो फलना यहाँ पे आ रहा है। अब यही सेम नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा डिस्ट्रक्चर का। आप यहाँ पे अलग नाम नहीं दे सकते। डिफ़ॉल्ट कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते थे, एज अ वेरिएबल हम ट्रीट कर रहे थे। ओके, हमें समझ में आता। तो यहाँ पे अब इस तरीके से फलना लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, रिलोड करते हैं तो द टैग फलना इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्मॉल में अब हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमें इसको कैपिटल F करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग कैपिटल फलना और यहाँ पे कैपिटल वाला फलना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आ रहा है। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या था? हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट ही करेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे चाहे हमारा कुछ भी नाम हो, यहाँ पे हम प्रॉपर नाम दे के यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको इस तरीके से डिफ़ॉल्ट ही मिल रहा होगा। तो यहाँ पे फलना दे दो। और गुड प्रैक्टिस क्या है कि navbar वाला फाइल है तो यहाँ पे navbar ही दो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे भी navbar ही दो और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिक्कत है तो ईजिली आप जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं सेपरेट लेक्चर ले आऊँगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत हो रही है तो पूरा डिटेल में समझा दूंगा। हालांकि जावास्क्रिप्ट में मैंने बता रखा, बट फिर भी रिएक्ट में मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, और CSS को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं करना पड़ता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो है नहीं कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम वाम देने की ज़रूरत नहीं है। CSS बस हमें चाहिए कि इस फाइल में हम यूज़ कर पाएँ, तो इंपोर्ट और बस फाइल मेंशन कर दो। ठीक है, इंपोर्ट किया हमने और ये कहाँ पे है तो डॉट स्लैश। अब देखो सजेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे app.css सेम नाम यहाँ पे लिख देना कॉपी पेस्ट करके। अच्छा, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? हाँ, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? तो मैं बता रहा था कि आप कमेंट कर देना अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम लग रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो। और यहाँ पे डायरेक्टली आप इस तरीके से CSS को इंपोर्ट करना है तो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और रिलेटिव पाथ वगैरह का आइडिया अगर आपको होगा और अगर नहीं है तो ये तो बेसिक HTML वगैरह में भी हम लोग सीख लेते हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आइडिया होगा। और अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर देना, बता दूंगा मैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इस लेक्चर का हमारा टॉपिक था नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बढ़िया, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें जानना है प्रॉपर्टीज़ के बारे में। JSX हमने समझ लिया, HTML और JS का मिक्सचर बेसिकली। जावास्क्रिप्ट में HTML लिख सकते हैं, HTML में JS लिख सकते हैं। कंपोनेंट्स क्या है? फंक्शंस, नथिंग एल्स, फंक्शन है। रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग। फंक्शन में बेसिकली हम लोग HTML वगैरह लिख रहे हैं तो हम लोग बोल देंगे कंपोनेंट्स। UI है बेसिकली, एक कंपोनेंट मतलब एक UI। इसको जब जब हम लोग यूज़ करेंगे वो UI कॉपी पेस्ट होता जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है? हमने अभी देखा कि
फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे अभी हमने तुरंत देखा था जस्ट यहाँ पे, कहाँ पे, यहीं पे तो था, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा था, अरे यार आगे आ जाओ, किधर गया। अभी हमने जस्ट देखा था कि यहाँ पे जो भी हम लोग कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो सेम डेटा तो है नहीं, डेटा तो चेंज हो रहा है। तो डेटा हम सेंड करेंगे कैसे कंपोनेंट में, डेटा हम किसी कंपोनेंट में सेंड करेंगे कैसे, तो वो है आपका प्रॉप्स के थ्रू हम लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, और प्रॉप्स कुछ अलग नहीं है, प्रॉपर्टीज ही है, प्रॉपर्टीज, हाँ, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी थी तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो मैंने ये हटाया, लेट ओबीजे इज इक्वल टू की वैल्यू पेयर में आप बना रहे होते हो एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। की मैं दे देता हूँ नेम, वैल्यू मैं दे देता हूँ MNSKUMAR मानस कुमार लाल, ऑल राइट। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ रैंडम सी चीज़, सिटी, और यहाँ पे भागलपुर, ऑल राइट। तो की वैल्यू पेयर में हम लिख रहे होते हैं ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू। अब यहाँ पे नंबर भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से जो भी डेटा टाइप आप यहाँ पे डालना चाहो, बुलियन वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका ओवरऑल ऑब्जेक्ट होता है। डिटेल में भी पढ़ना है तो आप जाके देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CLG करूँगा। ऑब्जेक्ट को अब एक्सेस कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का तरीका है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। ओबीजे डॉट नोटेशन एक आपके पास होता है, डॉट नेम, इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा, इसको देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, मानस कुमार लाल आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो आप यहाँ पे की से वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक एक सिंगल जो आपको दिख रहा है, ये प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज है, ये नेम एक प्रॉपर्टी है, ये सिटी एक प्रॉपर्टी, हाँ, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ये प्रॉपर्टीज हैं। तो यहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हमें रिएक्ट में पढ़नी है, वही सेम प्रॉपर्टी है। अच्छा, बट बहुत ज्यादा क्लियर तो अभी हुआ नहीं, मैं भी क्लियर कर दूंगा। बस अभी आप ये देख लो कि की वैल्यू पेयर में हम ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे होते हैं, ये की, ये वैल्यू, ये की, ये वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो ओबीजे आप सिर्फ लिखोगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एक की एक्सेस करना है तो ओबीजे डॉट नेम आ रहा है। फिर उसके बाद आपको सिटी एक्सेस करना है, ओबीजे डॉट सिटी आ रहा है। एक और तरीका होता है, वो तरीका में भी आपने देखा होगा, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ओबीजे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे सिटी। तो इससे भी आप एक्सेस कर सकते हो भागलपुर, और यहाँ पे इस तरीके से नेम। डॉट नोटेशन सिंपल है तो वो भी कर सकते हो, हालांकि इसका भी अपना फ़ायदा है, सब मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको ओवरऑल समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट ऐसा ही होता है। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स में वापस से। तो यहाँ पे ये था हमारा कंपोनेंट, ठीक है। अब ये देखो, ये जो नैवबार है, नैवबार में ये अल्फा दिख रहा है। मान लो हमें यहाँ पर से कुछ डेटा भेजना हो, यहाँ पर से हमें कुछ डेटा भेजना हो, जब हम इसे रेप्लिकेट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे अल्फा ही आ रहा है। बट ऐसा तो हम नहीं चाहते हैं ना। हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या नीड है, हमारी नीड ये है कि जब भी हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, हर कंपोनेंट में हम अपना डेटा भेज पाए। अग्री करते हो इस बात से? हाँ, जो भी कंपोनेंट्स में है उसमें हम अपना डेटा भेज पाए, ये हम चाहते हैं। तो हम अपना डेटा कैसे भेजेंगे, तो उसी के लिए प्रॉप्स हैं। प्रॉप्स तो प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, तो कैसे भेजेंगे, कैसे, पहले ये बता दो, फिर हम देखेंगे कि प्रॉप्स प्रॉपर्टीज जैसी लग रही है नहीं लग रही है, वो अलग बात है। पहले भेजेंगे कैसे ये बताओ। तो इस नैवबार में हमें डेटा भेजना है, मान लो नैवबार का टाइटल भेजना है, TITLE टाइटल। तो मैंने क्या बोला, टाइटल इज इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू लिख दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आप ध्यान से देखो, इस तरीके से कोलोन लगा के यहाँ पे लिखते थे, बट यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है। किस तरीके से, ये main.jsx फिलहाल हटा दो, इस तरीके से, ठीक है। टाइटल इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप टाइटल में भेज दो कुछ भी भेज दो। ये नैवबार 1 में सेंड कर देता हूँ। तो क्या ये टाइटल यहाँ पे आ गया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने अभी सिर्फ सेंड किया, हमने यहाँ पे रिसीव तो किया ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ सेंड किया, रिसीव नहीं किया, नहीं। तो रिसीव करने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से प्रॉप्स लेके रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली, प्रॉप्स दो, फलना दो, ठीक है, ढिमका दो। बट क्योंकि प्रॉपर्टीज आ रही होती है ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, तो हम यहाँ पे इसे प्रॉप्स बोल देते हैं। अच्छा, तो प्रॉप्स ज़्यादा कुछ नहीं, वही जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉपर्टीज होती हैं यही। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एक जो फंक्शन बनाते थे हम लोग, फंक्शन क्या नाम दे दे इसका, सम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे a + b। अब ये a b कहाँ से आएगा, तो ये होती है यहाँ पे पैरामीटर हम यहाँ पे पास करते थे, a, b, और यहाँ पे a, b जो भी देंगे वो सम हो जाएगा, और सम होकर रिटर्न हो जाएगा। मान लो रिटर्न नहीं करना है, CLG करना है a + b को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सम को कॉल करते वक्त, ठीक है, a और b में पास कर दूंगा वैल्यू, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 2, ठीक है। तो a में 1 आ गया, b में 2 आ गया, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका
3 हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा हमारा फंक्शन इस तरीके से काम करता है। अच्छा, यहाँ पे भी हम डेटा भेज सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी हमने कुछ अलग नहीं किया, यहाँ पे भी हमने वही किया, बट भेजने का तरीका थोड़ा सा अलग था। अच्छा, भेजने का तरीका थोड़ा सा अलग था। हाँ, तरीका तो अलग है। देखो, टाइटल इज इक्वल टू, इस तरीके से हमने नैप बार भेजा। रिसीव करने का तरीका सेम है। यहाँ फंक्शन में जो रिसीव कर रहे थे ना ए कॉमा बी लगा के, यहाँ पे भी रिसीव करने का तरीका सेम है, बट ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। अच्छा, चेक कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली। CLG करेंगे प्रॉप्स। अब यहाँ पे CLG कैसे कर लिया हमने? जावा स्क्रिप्ट ब्रो, जावा स्क्रिप्ट। ये HTML तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी ये रिटर्न और रिटर्न के ऊपर ये पूरा का पूरा फंक्शन है तो जावा स्क्रिप्ट ही। अच्छा, तो कंसोल कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये देखो क्या आ रहा है, नैप बार नैप बार। अच्छा, ये तो खाली क्यों आ रहे हैं? ये खाली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इन दोनों में हमने डेटा नहीं भेजा है, हमने सिर्फ एक में डेटा भेजा है। अच्छा, तो ये एक में डेटा आ रहा है, बाकी में। अच्छा, ये रिपीट क्यों हो रहा है? रिपीट क्यों हो रहा है? एक में हमने डेटा भेजा तो यहाँ पे एक ही दिखना चाहिए था, दो दिख रहा है। तो उसके लिए आप अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आओ और ये स्ट्रिक्ट मोड हटा दो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड हटा दो, बाकी डिटेल वर्किंग पे हम चर्चा करेंगे सब कुछ। तो अभी यहाँ पे आपको ये 3 बार ही दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, एक बार ही हमने डेटा भेजा है, बाकी ये 2 में हमने डेटा नहीं भेजा है। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ से हमने डेटा भेजा इस तरीके से, यहाँ पे हमने इस तरीके से रिसीव कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं क्या? ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम इसका नाम OBJ दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, तो यहाँ पे हम जो भी भेजेंगे वो एज अ प्रॉपर्टी एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा क्या? हाँ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रॉप्स। तो टाइटल हमने भेजा, मान लो यहाँ पे कुछ एक लिंक भेज देते हैं, /google.com। /google.com क्या ही होता है? google.com से डायरेक्ट google.com। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लिंक भी दिख रहा होगा क्या? रिलोड करते हैं। हाँ, ये तो दिख रहा है, ये देखो टाइटल आ रहा है, लिंक आ रही है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही है। हाँ, ये देखो ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है, इसमें की वैल्यू पेयर है, टाइटल नैप बार 1 लिंक google.com। मज़ा आ गया। तो इस तरीके से हम डेटा सेंड करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी डेटा सेंड करते थे, बट वो बात अलग था, यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा के अलग अलग हम भेज सकते थे। बट यहाँ पे जो भी हम भेजेंगे ना, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होकर आपके पास मिल रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे हम भेजते थे तो अलग अलग ही मिल रहा होता था, बट यहाँ पे हम भेजते हैं तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होकर मिल रहा होता है। हालांकि यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं, बट वो अलग बात है, मैंने बेसिकली रिलेट करने के लिए आपको बताया। मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे इस तरीके से आप डेटा भेजोगे, इस तरीके से आप यहाँ रिसीव करोगे। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आपको रिसीव होगा। ऑलरेडी यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ ऐसे करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको HTML के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखना है, कैसे लिखोगे? कर्ली ब्रेसेस लगाना है, कर्ली ब्रेसेस बंद करना है। इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं क्या? हाँ। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कंसोल कराना चाहे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसोल हो जाएगा? नहीं, एरर मिलेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप कैसे दिखा सकते हो? ठीक है, स्ट्रिंग दिखा सकते हो, यहाँ पे आप कोई बुलियन वैल्यू दिखा सकते हो। तो ओवरऑल तो एक्चुअली अगर हम मान के चले तो यहाँ पे स्ट्रिंग आप दिखा सकते हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को भी आप दिखाना है तो इसको स्ट्रिंगिफाई कर सकते हो इस तरीके से, JSON.stringify। ठीक है, बाकी तो आप जावा स्क्रिप्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ ही जाएंगी। तो JSON.stringify, किसे स्ट्रिंगिफाई करना है ये भी तो बताओ। ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करना है, ये देखो। अच्छा, ऑब्जेक्ट तो हमें दिख रहा है, वाओ। ये 2 खाली खाली क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें हमने डेटा सेंड नहीं किया, ये देखो। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हम। अच्छा, इस पर अभी मत जाना, अगर आपका जावा स्क्रिप्ट थोड़ा सा नहीं पढ़ रखा है तो इस पर अभी मत जाना, ये हमारे काम का नहीं था। अभी मैंने बस दिखा दिया कि ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो, स्ट्रिंगिफाई करके स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप दिखा सकते हो। बाकी अगर नंबर वंबर है, लाइक एक मैं यहाँ पे एक नंबर भी भेज देता हूँ, नंबर इज इक्वल टू कुछ नंबर भेज देता हूँ 3 2 3। अच्छा, डायरेक्ट ऐसे भेज सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपको भेजना होगा अगर नंबर भेजना है तो 3। जावा स्क्रिप्ट में आपको जब भी काम करना है, लाइक यहाँ पे तो स्ट्रिंग भेज रहे थे तो इस तरीके से भेज सकते हो। यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट वाइज नंबर भेजना है सिर्फ, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना पड़ेगा। मैक्सिमम प्लेसेस पे आप यही सिंटैक्स देखोगे। तो अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लग रहा होगा, बट जब डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे ना एक एक टॉपिक पे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। रिपीट काफ़ी सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो नंबर भेजना है तो ऐसे कर्ली ब्रेसेस हमने लगाया, कर्ली ब्रेसेस हमने इस तरीके से लगाया और यहाँ पे हम इस तरीके से नंबर सेंड कर सकते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे नंबर मिल रहा होगा? डेफिनेटली, टाइटल, लिंक और ये नंबर हमें मिल रहा है। अच्छा, क्या नंबर हम दिखा सकते हैं? हाँ, नंबर दिखा सकते हो। यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाओ। obj.name भी दिखा सकते हो। ठीक है, नेम था, टाइटल था आई बिलीव, टाइटल भी दिखा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे नंबर आपको दिखाना है, आप यहाँ पे नंबर भी दिखा सकते हो। और मैंने बोला 2 चीज़ एक साथ रिटर्न नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे इस तरीके से डिव यूज़ कर लो। बाकी एक फ्रेगमेंट भी होता है,
सब कुछ सीखेंगे आगे, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। तो इस तरीके से टाइटल और ये देखो नंबर आपको मिल रहा है। क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, कैसे दिखाना है, सब चर्चा करेंगे, ठीक है। और क्या आ रहा था, और बताओ, और क्या आ रहा था, यहाँ पे लिंक आ रहा था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट को डॉट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। लिंक निकालना है, लिंक निकाल लो। और कैपिटल यहाँ पे ये ध्यान से देखना, ये जो भी आपने लिखा है ये की है आपका, ये वैल्यू है आपका। तो की का नाम एज इट इज देना, अदरवाइज काम नहीं करेगा, ठीक है। नाम सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास टाइटल, ये क्या है जल्दी से बताओ, ये है आपके पास नंबर और ये है आपका लिंक। बाकी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमने 2 बार और यूज़ किया, तो इसमें आपने डेटा नहीं भेजा ना, इसलिए नहीं दिख रहा है। अच्छा, डेटा भेज दे तो दिखने लगेगा, हाँ दिखने लगेगा। लाइक आपने इसके अंदर टाइटल भेज दिया फलना, तो यहाँ पे देखो ये फलना आ जाएगा। आपने क्या नहीं भेजा है, लिंक नहीं भेजा, नंबर नहीं भेजा, तो लिंक नंबर आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ये एक कंपोनेंट था आपका, हाँ ये एक कंपोनेंट था। ये दूसरा कंपोनेंट है, हाँ। तीसरा कंपोनेंट ये रहा, ये लो। मान लो मैंने इसमें लिंक सिर्फ भेजा, तो लिंक दिखेगा alpha.com। तो ये एक कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ये तीसरा कंपोनेंट, लेकिन तीनों में अलग अलग डेटा। वाओ, ये तो इंटरेस्टिंग है। कंपोनेंट हमने सीख लिया कि रियूजेबल कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, डेटा में भेजना, डेटा भी सेंड कर सकते हैं, तो बड़ा मज़ेदार हो गया। लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि हम नए हैं। हाँ, ये बात सही कहा आपने, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि आप नए हो, बट धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे नेवबार में इस तरीके से, नेवबार क्या, कंपोनेंट में बेसिकली इस तरीके से हम डेटा भेज सकते हैं, इस तरीके से रिसीव कर सकते हैं, डॉट नोटेशन लगा के हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ होती है डीस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग आप कर सकते हो। ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग का एक अलग वीडियो था, आई बिलीव 20-30 मिनट्स का था, आप देख लेना, डीस्ट्रक्चरिंग का भी देख सकते हो। तो काफ़ी सारा आई बिलीव होमवर्क मिल गया आपको, ठीक है। तो इसके बाद फटाफट जाके ये सारी की सारी चीज़ें देख लो। तो डीस्ट्रक्चरिंग में क्या करना होता है ना, कि ये जो आप बार बार obj.title, obj.number, obj.link कर रहे थे ना, तो आप ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा डीस्ट्रक्चर कर लो, अलग अलग उसका सारा की निकाल लो। तो ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करना है तो हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। क्या बोला आपने, ऑब्जेक्ट को अगर डीस्ट्रक्चर करना है तो बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे जो भी की है ना, लाइक एक की है आपका टाइटल, तो सेम आपको यहाँ पे इस तरीके से टाइटल, फिर उसके बाद एक है आपका नंबर, तो नंबर आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन नाम सेम रहना चाहिए। लिंक, टाइटल, नंबर, ये ठीक है। यहाँ पे लिंक, ये देखो आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो टाइटल आगे था, यहाँ पे नंबर पीछे था, यहाँ पे हमने टाइटल के बाद नंबर दे दिया, लिंक पीछे कर दिया, तो आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन नाम सेम रखना है। डीस्ट्रक्चर करते वक्त ऑब्जेक्ट में नाम सेम रखना है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमें इतना नहीं करना पड़ेगा, नहीं, अब सिर्फ हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, टाइटल आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर लिखना है। तो ये आपका वेरिएबल है बेसिकली, एक टाइटल एक वेरिएबल है, नंबर एक वेरिएबल, लिंक एक वेरिएबल, और उसको आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। 1 मिनट में क्या क्या कर दे रहा हूँ, तो अभी भी ये दिखेगा क्या, दिख रहा है। वाह, मज़ा आ गया। ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो प्रॉप्स भी हमें समझ में आ गया। हाँ, शॉर्ट ऑफ प्रॉप्स भी आपको समझ में आ गया, बहुत हद तक आपको समझ में आ गया। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं है, आगे देखेंगे, अब थोड़ा बहुत है, तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा JSX, जो कि HTML प्लस JS है। HTML के अंदर JS या JS को HTML के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स फंक्शंस ही है, कुछ अलग नहीं है, फंक्शन ही है, लेकिन फंक्शन में हम UI वाला काम कर रहे होते हैं। JSX है बेसिकली, JSX को यूज़ कर रहे होते हैं फंक्शन। यहाँ पे जो फंक्शन बनाते हैं JSX वाला फंक्शन होता है, तो कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट मतलब एक UI, कंपोनेंट मतलब एक UI, यूज़र इंटरफेस। कंपोनेंट में हो सकता है आपका एक कार्ड हो, कंपोनेंट में हो सकता है आपने एक नेवबार बनाया हो। तो जब आप कंपोनेंट को कॉल करोगे इस तरीके से, ठीक है, जो भी नाम होगा आपका कंपोनेंट का, इस तरीके से कॉल करो, वो कंपोनेंट वहाँ पे आपका आ जाएगा। लेकिन कंपोनेंट में तो हर कंपोनेंट में हम अलग अलग डेटा भेजना चाहते हैं। मान लो एक कार्ड का हमने UI बना लिया, ठीक है, UI हमने बना लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन डेटा तो सब में अलग अलग होना चाहिए। तो डेटा कैसे भेजेंगे, प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स क्या, कुछ नहीं, बस यहाँ पे की वैल्यू पेयर आपको भेजना है, वहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, ऑब्जेक्ट को तोड़ के काम कर लेना है। ठीक है, ऑलराइट। फिर स्टेट क्या है, तो स्टेट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। स्टेट में आ जाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा दूँ, जल्दी बोलो, हटा दूँ। या नेवबार अब हम यूज़ तो नहीं कर रहे हैं ना, तो रहने भी देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब स्टेट क्या है, अब यहाँ पे देखो स्टेट समझने में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। क्यों होगा,
क्योंकि ये थोड़ा नया लगेगा आपको। अभी तक जो भी आप कर रहे थे वो आप रिलेट कर पा रहे थे डेफिनेटली, वेरिएबल से या किसी भी चीज़ से, फंक्शन से, ऑब्जेक्ट से रिलेट कर पा रहे थे। ये स्टेट जो ये रिलेट नहीं कर पाएंगे क्या? बिल्कुल अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग तो नहीं है, रिलेट आप कर पाओगे, बट थोड़ा इसका वर्किंग समझने में आपको टाइम लगेगा और वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए स्टेट आपका एक वेरिएबल है। क्या है स्टेट? वेरिएबल है। या स्टेट कह लो आप डेटा है। अच्छा, तो डेटा तो वो भी था जो हम सेंड कर रहे थे यहाँ से प्रॉप्स में, हाँ वो भी डेटा ही था, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है ना, आप उस तरीके से हार्ड कोड करके सेंड नहीं करते हो डेटा। अच्छा, हार्ड कोड करके सेंड, हार्ड कोड मतलब क्या होता है? हार्ड कोड मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे फलना लिख दिया तो ये फलना ही रहेगा। अच्छा, और हार्ड कोड नहीं करना डायनामिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने एक वेरिएबल बना लिया। लेट, एक वेरिएबल का नाम दे दो आप लोग, लाइक काउंट नाम दे देते, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक हमने वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने हार्ड कोड नहीं किया है, ये डायनामिक है। काउंट को हम यहाँ पे चेंज कर दे तो यहाँ पे भी चेंज दिखाई देगा। सच में क्या? हाँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। देखो अभी 0 है, मैं काउंट को अगर 1 कर दूँ जावास्क्रिप्ट का यूज करके या कैसे भी, तो यहाँ पे ये 1 दिखाई देगा। तो हार्ड कोड नहीं किया हमने। अच्छा, तो ये डायनामिक मतलब ये होता है। हाँ, हार्ड कोड मतलब वो जो पहले हमने किया था, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे थे। अच्छा, तो हार्ड कोड नहीं करते हैं। जो भी होता है हमारे ये स्टेट, ये वेरिएबल पे डिपेंडेंट होते हैं। ये डेटा इसी तरीके से हम बनाते हैं। तो ये हमारा डेटा है। ठीक है, यही स्टेट है क्या? नहीं, स्टेट बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग, वेरिएबल ही है, थोड़ा तरीका अलग है। क्या तरीका है बताता हूँ, अभी बताता हूँ, बट पहले प्रॉब्लम समझना है। यहाँ पे स्टेट समझ में आएगा, बट पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना। हो सकता है अब मैं यहाँ पे जो लिखूँ आपको समझ ना आए, मैं यहाँ पे जो लिखूँ हो सकता है आपको पूरा का पूरा समझ ना आए। ठीक है, मैं यहाँ पे बटन लिख रहा हूँ तो ये तो हमें समझ आता है। अच्छा, ये समझ आता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंक्रीमेंट, ये भी समझ आता है। इंक्रीमेंट मतलब एक बढ़ा देना। ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब एक बढ़ा देना। तो यहाँ पे एक बटन आ गया, यहाँ पे वैल्यू है 1। ऑल राइट, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना। ऑन क्लिक, क्या मैं लिख रहा हूँ? ऑन क्लिक। सजेशन क्यों नहीं मिल रहे हैं? सब कुछ तो हमने यहाँ पे प्रॉपर सेटअप कर रखा है, एक्सटेंशन वगैरह सब इंस्टॉल है। आई बिलीव एमिट हमने सेट नहीं किया गया। सेटिंग्स में आ जाओ, एक देख लेते हैं एमिट। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स में इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाओ। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सेटिंग्स में आ जाना और एमिट सर्च कर लेना इस तरीके से और देख लो आपने एमिट ऐड नहीं, हमने ऐड नहीं कर रखा है। यहाँ पे ऐड कर लेना। ठीक है, कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे? ये ऐड आइटम पे क्लिक करना और यहाँ पे ये देख रखा है, दे रखा है ना इन्होंने जावास्क्रिप्ट और वैल्यू, ये भी देखो की वैल्यू पे आ रही है। तो इसी तरीके से की वैल्यू पे आपको ऐड कर लेना है। तो की क्या देना है आपको? ये जावास्क्रिप्ट। ठीक है, वैल्यू क्या देना है? जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। ऑलराइट, ओके कर दो तो ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बंद कर दो। ठीक है, अभी सजेशन मिलेंगे क्या या और कुछ हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा? पता नहीं, एक मिनट रिलोड कर लेते हैं या इसको बाद में देखेंगे अगर कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है तो। रिलोड विंडो, अब रिलोड किया तो हमें वापस से रन भी कराना पड़ेगा टर्मिनल पे। ठीक है, क्योंकि ये तो कट हो चुका होगा, या कट हुआ है नहीं हुआ देख लेते हैं। एक मिनट, रन हो रहा है हमारा यहाँ पे? अभी तो रन हो रहा है, कुछ चेंज करेंगे तो हाँ ठीक है, चल रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पे इसका इंक्रीमेंट और सजेशन मिल रहे हैं। हाँ, सजेशन मिल रहे हैं, वाओ। तो एमिट आप जाके देख लेना, एमिट एब्रिविएशन वहाँ पे जो अभी हमने सेटिंग किया ना, आप भी कर लेना। ठीक है, ऑन क्लिक। तो ये आप HTML में भी करते थे, ऑब्वियस सी बात है। HTML में आप इस तरीके से, HTML में भी आपने देख रखा होगा इनलाइन जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। तो ऑन क्लिक इसी तरीके से वहाँ लिखते थे स्मॉल में। लेकिन यहाँ पे जो आप लिखते हो ना, जो भी यहाँ पे रिएक्ट में कर रहे होते हो, जावास्क्रिप्ट में कर रहे होते हो, तो जावास्क्रिप्ट का उसूल ही है कैमल केस। कैमल केस मतलब जो भी आपको लाइक इस तरीके से ऑन क्लिक लिख रहे हो, तो ऑन अलग वर्ड है, क्लिक अलग वर्ड है, तो पता कैसे चलेगा अलग अलग वर्ड है? तो यहाँ पे आप लेटर कैपिटल कर दो, CLIC के इस तरीके से। तो ये कैमल केस है, ये सब आपने पढ़ रखा होगा। तो ऑन क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे HTML में आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखते थे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, बट यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है तो इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना है। मैं मानता हूँ अभी बहुत ज़्यादा चीज़ आपको लग रहा होगा कि कहाँ क्या कैसे कर रहे हैं, बट धीरे धीरे सब आपको हैबिट हो जाएगा। इसके बाद एक प्रोजेक्ट ही करने वाले हैं, सब समझ में आएगा आपको। तो ऑन क्लिक में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन क्लिक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अभी सिंपली एक सिंपल सा मैं काम करता हूँ। एक फंक्शन बना के एक फंक्शन कॉल करूँगा। यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा और ये फंक्शन ही है, ये कंपोनेंट नहीं, ये फंक्शन ही है।
अच्छा, फंक्शन कंपोनेंट में क्या डिफरेंस है? कंपोनेंट में बेसिकली आप यूआई रेंडर कर रहे होते हो और फंक्शन में आप कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन, ये फंक्शन की तरह ही काम करेगा। तो इंक्रीमेंट में क्या करेंगे ना, इंक्रीमेंट में हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट को एक इंक्रीज कर देंगे। तो क्या काउंट इंक्रीज होगा? CLG भी करके देख लेते हैं काउंट को कि काउंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब इस इंक्रीमेंट को हम यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल के लिए आपको इतना करना है, ऑन क्लिक में इंक्रीमेंट डाल देना है। तो इससे होगा क्या, और यहाँ पे कॉल वॉल मत कर देना इस तरीके से, ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात। जैसा अभी मैंने किया वैसा कर लो, ऑन क्लिक में ये इंक्रीमेंट फंक्शन डाल देना है। तो इससे होगा क्या, जब जब आप इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करोगे काउंट आपका एक प्लस होगा। अच्छा, आओ देखते हैं। रिलोड किया मैंने, इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, ये तो काउंट 2 हो गया। यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 2 हो गया ना। ये देखो इंक्रीमेंट वापस से करते हैं, 3 हो गया, बट यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है। यही प्रॉब्लम थी, यही प्रॉब्लम थी कि डायनामिकली अपडेट नहीं हो पा रहा है यूआई, और इसलिए आया आपका रिएक्ट करता है डेटा चेंज होने पे, बट अभी तो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी रिएक्ट की फंक्शनलिटी आपने यूज नहीं की है। अब रिएक्ट की फंक्शनलिटी यूज करो, रिएक्ट के तरीके से स्टेट को यूज करो, देखना आप चेंज होगा। अभी आप कर रहे हो तो देखो चेंज तो हो रहा है, बट यहाँ यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बट जब आप स्टेट यूज करोगे ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे स्टेट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? स्टेट बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं? कुछ नहीं, कॉन्स्ट, यहाँ पे आप वेरिएबल बना रहे थे ना, ऐसे वेरिएबल ही बनाना है लेकिन थोड़ा अलग तरीका से। कैसे? ऐसे, ये तो एरे लग रहा है, एरे ही है, इज इक्वल टू देना है, लिखना है यूज स्टेट। क्या लिखना है? यूज स्टेट। सजेशन आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, ठीक है। इंटर करोगे, मतलब बेसिकली क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो यूज स्टेट आपका इंपोर्ट भी हो गया। कहाँ से इंपोर्ट हुआ है? रिएक्ट से, और नेम्ड इंपोर्ट हुआ है। अच्छा, अब ये सब हमें समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कॉल भी करना है। तो यूज स्टेट एक फंक्शन ही है क्या? हाँ, फंक्शन ही है, इनबिल्ट रिएक्ट की फंक्शनलिटी है, रिएक्ट का ही एक फंक्शन है। अच्छा, तो यूज स्टेट को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एरे क्यों बनाया हमने? क्योंकि यूज स्टेट आपको ना एक एरे रिटर्न कर रहा होता है, एरे रिटर्न कर रहा होता है, ARR एरे। हाँ, CLG करके देखे एरे को, तो क्या आ रहा होगा यहाँ पे? रिलोड करते हैं। अच्छा, एरे तो मिल रहा है, बट यहाँ पे कुछ खास पता तो नहीं चल रहा है, अनडिफाइंड सा लग रहा है। तो इसका प्रॉपर सिंटैक्स पता है क्या है? प्रॉपर सिंटैक्स ये है, ये एरे मैंने आपको दिखा दिया, ये देखो एरे ही आ रहा है, ठीक है, एरे ही आ रहा है, दिख रहा है ना, एरे ही आ रहा है। हाँ, एरे ही आ रहा है। और एरर क्यों आ रहा है? एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं, जबकि काउंट नाम का वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो एरे आ रहा है। तो एरे को डिस्ट्रक्चर करने का तरीका क्या? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते थे, एरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए एरे बनाएंगे। अच्छा, अब इस एरे के अंदर ना बेसिकली ये जो यूज स्टेट है ये रिटर्न कर रहा होता है एक एरे, और उस एरे के अंदर आपके पास एक वेरिएबल होता है, और एक वेरिएबल को चेंज करने के लिए एक फंक्शन होता है। क्या बोला आपने? एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल को चेंज करने के लिए एक फंक्शन होता है। अच्छा, एक वेरिएबल, मान लो हमने काउंट दे दिया वेरिएबल, कॉमा एक फंक्शन, तो फंक्शन का नाम हम लोग फंक दे सकते हैं, दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये एक वेरिएबल है काउंट, हाँ काउंट एक वेरिएबल है। वैल्यू क्या है इसका? वैल्यू क्या है इसका? नथिंग, कुछ भी नहीं, अनडिफाइंड। अच्छा, तो वैल्यू यहाँ पे हम दे सकते हैं 0 इस तरीके से। अभी वैल्यू क्या है? 0। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पे 0 दिया, तो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर क्या गया? 0। यहाँ पे हम अगर स्ट्रिंग दे दे तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। ऑल राइट, तो ये वेरिएबल ही है क्या? हाँ, वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल तो हम वैसे भी बना सकते थे, ऐसे क्यों बनाए? ऐसे एक खास बात है, खास बात पता है क्या है? खास बात ये है कि जब इस काउंट को अब आप चेंज करोगे ना, कैसे चेंज करेंगे? ये तो कॉन्स्ट आपने बोला है कि यहाँ पे कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दिया, चेंज तो कर नहीं सकते, नहीं, इसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए जो फंक्शन आपको दे रहा है ना यूज स्टेट, इसी से चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, तो इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो चेंज हो जाएगा। हाँ, तो ये सब आपको नहीं करना है, इस फंक्शन को कॉल करो, फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी इसमें वैल्यू डालना है, लाइक रमेश हमें वैल्यू डालना है। अच्छा, तो ये रमेश हम डालेंगे तो ये फंक्शन इस काउंट के वैल्यू को रमेश कर देगा। कब करेगा? जब यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो रमेश वैल्यू जाएगा, रमेश वैल्यू जाएगा तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? रमेश हो जाएगा। ऑलराइट, इंक्रीमेंट करते हैं। वाओ, यहाँ पे चेंज हो गया, मजेदार। पहले यूआई में चेंज नहीं हो रहा था, हम चेंज कर रहे थे वेरिएबल में, तो यूआई में चेंज नहीं हो रहा था, वेरिएबल में चेंज हो रहा था, यूआई में चेंज नहीं होता, बट अब यूआई में चेंज हो रहा है। हाँ, तो हमें तो काउंट वाला काम करना था। अच्छा, चलो काउंट वाला कर लेते हैं। यहाँ पे 0, ठीक है। काउंट हमें क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इस फंक्शन में क्या करेंगे?
फंक्शन में काउंट प्लस प्लस करना है, ठीक है, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ये जो काउंट का वैल्यू था लाइक 0 था तो 0 प्लस प्लस कितना हो जाएगा 1। अगर काउंट में 1 होगा तो 1 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट किया हमने, अभी क्या है 0, यहाँ पे हमने क्या दे रखा है 0। इंक्रीमेंट पे बेसिकली बटन पे क्लिक करेंगे, इंक्रीमेंट कॉल होगा, इंक्रीमेंट में क्या कर रहे हैं काउंट प्लस प्लस, तो काउंट का वैल्यू प्लस प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 1। नहीं हुआ, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा, इस तरीके से हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ना बेसिकली काउंट प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है, काउंट प्लस 1। तो अभी यहाँ पे देखो काम कर रहा है। अब वो सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे नहीं करना है। मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये कर रहे हो, ठीक है। अब JSX है तो डेफिनेटली अब एग्जैक्ट तो JS नहीं है, थोड़ा बहुत अलग है। HTML मिक्स हुआ है, JSX के साथ मिक्स हुआ है, HTML में JS यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो मिलेगा, एडप्ट करना है हमें, ठीक है। तो अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं। अब ये सब जो मैंने आपको बताया एक सेपरेट लेक्चर में उसको दोबारा से डिस्कस करेंगे रिपीट मोड में, और वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँगा। ठीक है, तो काउंट प्लस 1 किया हमने, तो यहाँ पे अब देखो अब रिएक्ट करेगा डेटा चेंज होने पे, डेटा यहाँ पे चेंज होगा काउंट प्लस 1, रिएक्ट किया, रिएक्ट किया और यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा, अब काउंट का वैल्यू क्या है, काउंट का वैल्यू 1, ठीक है, तो 1 में प्लस 1 होगा तो 2। ओके, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो यही है स्टेट की खास बात, ठीक है। स्टेट चेंज होने पे रिएक्ट करता है और यूआई में भी अपडेट कर देता है। वेरिएबल और स्टेट में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल चेंज होने पे रिएक्ट नहीं करता है, नहीं, स्टेट चेंज होने पे रिएक्ट करता है, यूआई में भी अपडेट कर देता है। हाँ, अच्छा, तो स्टेट भी हमें समझ आ गया, बहुत हद तक, बहुत कंफ्यूजन भी हुआ बट हाँ थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे यूज स्टेट एक फंक्शन था, हमने कॉल किया, रिएक्ट से मंगाया, और यहाँ पे ये बेसिकली एक एरे दे रहा था, एरे में काउंट और ये फंक्शन, और ये फंक्शन ही हमेशा इस वैल्यू को चेंज कर पाएगा, डायरेक्टली चेंज नहीं होगा। आप चाहोगे कि काउंट को हम चेंज कर दे, आप सोच रहे हो कॉन्स्ट बनाया है मैंने, अगर लेट करके कोशिश करें तो लाइक लेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दें तो कुछ नहीं हो रहा है। CLG करते हैं, काउंट को रिलोड करते हैं, यहाँ चेंज हो रहा है बट यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। ये तो नॉर्मल वेरिएबल की तरह हो गया। इस फंक्शन से आपको चेंज करना है, अभी देखो चेंज तो हो रहा है बट यहाँ वापस से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर स्टेट का क्या मतलब। तो ये फंक्शन आपको एक स्पेशल फंक्शन मिल रहा है, इस फंक्शन को आप कॉल करोगे और इसका नाम प्रॉपर पता है क्या देना होता है, इस तरीके से सेट काउंट। जो भी आप वेरिएबल का नाम दे रहे हो उसमें आप आगे सेट लगा दो, और जैसे काउंट है तो सेट काउंट, सम सेट सम, नेम सेट नेम, इस तरीके से बेसिकली नेमिंग कन्वेंशन है कि ऐसे आप यूज़ करो। बाकी आप यहाँ पे कुछ और नाम दे दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि ये एक फंक्शन ही होगा, इस तरफ जो आप लिख रहे होगे वो एक वेरिएबल होगा, इस तरफ जो आप लिख रहे होगे एक फंक्शन होगा। अच्छा, तो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, इस तरीके से कॉल करके क्या देना होगा, वैल्यू, लाइक 0 से 1 करना है तो 1 दे देंगे, तो इंक्रीमेंट किया 1 हो गया, वापस इंक्रीमेंट करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने हार्ड कोड कर दिया 1। अच्छा, हार्ड कोड नहीं करना होता, नहीं, काउंट प्लस 1 करेंगे, जो काउंट का वैल्यू होगा उसमें 1 करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे 2 हो गया, अब काउंट में 2 है, फिर 2 में प्लस 1 होगा 3 हो गया, 3 में प्लस 1 होगा 4 हो गया। तो ये था आपका स्टेट, और यहाँ पे ये सब हमने क्या कर दिया, बहुत सारा कचरा, अरे बाप रे बाप, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो गया, बट ठीक है, शॉर्ट अप आपका ऐसे ही काम करता है ये, ठीक है। तो स्टेट भी हमने सीख लिया, डेटा फ्लो कैसे काम करता है ये थोड़ा सा समझते हैं, और डेटा फ्लो को आगे जाके और डिटेल में समझेंगे, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ डेटा फ्लो कैसे काम करता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो डेटा फ्लो कुछ इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पे आपके पास है एक ऐप कंपोनेंट, ये है आपका app.jsx, ठीक है। ऐप के अंदर आपने बनाया, लेट्स से मान लेते हैं ऐप के अंदर आपने बनाया नैव बार, क्या आपने बनाया नैव बार, ठीक है, हमने ऐप के अंदर नैव बार बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑलराइट। फिर हमने बनाया एक नहीं 2-3 कार्ड बनाया हमने, 1 कार्ड 2 कार्ड, बेसिकली एक ही कार्ड बनाया और उसको रेप्लिकेट कर दिया, कंपोनेंट है ना तो पता चली गया कैसे करेंगे काम, ठीक है। तो ये है आपका नैव बार, ये आपका नैव बार है, और ये क्या है, ये आपका कार्ड है, ठीक है, सब कार्ड ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कार्ड है। अब सब में अलग अलग डेटा होगा, इस कार्ड में अलग डेटा, इस कार्ड में अलग डेटा, इस कार्ड में अलग डेटा, इस नैव बार में अपना डेटा होगा कुछ, ठीक है, ऑलराइट। अब मान लो इस कार्ड के अंदर भी हम लोग एक और कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, एक बटन कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं,
कौन सा कंपोनेंट? एक बटन कंपोनेंट। एक मिनट रुक जाओ। बटन बनाएंगे इस तरीके से कुछ, एक बटन बन गया, यहाँ पे हमारा दूसरा बटन बन गया, यहाँ पे हमारा ये बन गया तीसरा वाला बटन बन गया। अब हमें जो डेटा सेंड करना है वो इस कार्ड में सेंड, क्योंकि बार बार कार्ड को कॉल कर रहे हैं, डेटा तो अलग अलग भेजेंगे, तो कैसे भेजेंगे? तो ये ऐप कंपोनेंट से हम डेटा भेजेंगे कार्ड में, डेफिनेटली ध्यान से देखना। अब इस ऐप कंपोनेंट से हम डेटा भेजेंगे कार्ड में। ऐप में कोई स्टेट बना रखा है हमने, काउंट स्टेट ही कुछ बना रखा है, तो इसको कार्ड में भेजना है। कैसे भेजेंगे? ऐप से इस तरीके से कार्ड में भेज देंगे। अच्छा ठीक है। फिर अगर हमें बटन में भेजना है तो कार्ड से फिर हम बटन में भेजेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ बटन में नहीं भेज सकते, नहीं भेज सकते, नहीं। आप डायरेक्टली ऐप से ऐसे बटन में कैसे भेजोगे? ऐप से बटन में जाने के लिए ऐप से पहले कार्ड में जाना पड़ेगा, फिर कार्ड से आप बटन में भेजोगे, तो इस तरीके से डेटा फ्लो करता है। ठीक है, वन वे डेटा फ्लो होता है इसका। एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है, एग्जैक्टली एक डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है। ऐप से आप पहले कार्ड में भेजोगे, कार्ड से फिर आप बटन में भेजोगे। आप फिर अगर वापस सोचोगे कि बटन से हम कार्ड में डेटा भेज दें, कार्ड से फिर ऐप में भेज दें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। हालांकि तरीका है, सब कुछ आगे देखेंगे। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो आती है इसको फेस करने के लिए इसका भी सॉल्यूशन वगैरह निकालेंगे, और बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उसी से बनते हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको। जो कोर फंक्शनैलिटी रिएक्ट की वो मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि वन वे डेटा बाइंडिंग होता है रिएक्ट में, वन वे डेटा बाइंडिंग होता है। एक तरफ से दूसरे तरफ डेटा फ्लो कर रहा होगा, और बेसिकली आप कह सकते हो कि पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा फ्लो कर रहा होगा। अच्छा, तो ऐप हमारा क्या है? पेरेंट है। ऐप का चाइल्ड कौन है? कार्ड है। कार्ड का चाइल्ड कौन है? बटन है। तो बटन को डेटा चाहिए तो पहले ऐप से कार्ड में, और कार्ड से फिर बटन में। अच्छा, और अगर कार्ड में डेटा है तो डायरेक्ट कार्ड से बटन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर डेटा ऐप में है, डेटा ऐप में है, तो ऐप से पहले कार्ड में, कार्ड से बटन में। अच्छा, बटन से ऐप में भेजना होगा तो नहीं भेज सकते। भेज सकते हैं, सॉल्यूशन मैंने अगेन बताया सॉल्यूशन है, बट रिएक्ट की कोर फंक्शनैलिटी में वो नहीं आता है। ठीक है, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा कैसे फ्लो करेगा? ऐप से कार्ड में, कार्ड से बटन में। किस तरीके से? प्रॉप्स के थ्रू। एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये देखो ऐप है, ऐप से मान लो हमें नैप बार में डेटा भेजना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे नैप बार को यहाँ पे इस तरीके से कॉल करेंगे, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ दिखेगा क्या यूआई में? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि नैप बार में हमारे पास मान लो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेटा हमारे पास आ रहा है, और वो डेटा हमें दिखाना है, और कुछ नहीं दिखाना है, सिर्फ डेटा दिखाना है। तो यहाँ पे डेटा हम भेज ही नहीं रहे हैं, तो दिखेगा भी नहीं। तो डेटा मान लो हम यहाँ पे अब सेंड कर देते हैं। डेटा में क्या सेंड करना है? ये काउंट। ठीक है, अब अपना भी कुछ भेज सकते हो, बट ये काउंट स्टेट हमने यहाँ पे सेंड कर दिया। अच्छा, तो नैप बार में हमें मिल गया। हाँ, नैप बार में हमें मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नैप बार में हमें डेटा मिल रहा है। अब इस नैप बार के अंदर भी मान लो हमने कोई कंपोनेंट बना दिया, लाइक एक कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे फंक्शन बटन नाम का, ये कंपोनेंट बना लेते हैं, रिटर्न, और यहाँ पे BUTTN बटन, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे भी हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरीके से प्रॉप्स तो नहीं, रीस्ट्रक्चर ही कर लेते हैं डायरेक्ट डेटा। ठीक है, और यहाँ पे आप इस बटन को यूज़ कर रहे हो। किसे यूज़ कर रहे हो? इस बटन वाले कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो इस बटन वाले कंपोनेंट को हमने यूज़ कर लिया। अब ध्यान से समझो मेरी बात। ऐप के अंदर ये सब हटा दो, ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा होगा। अभी फिलहाल काउंट है, काउंट का वैल्यू 0 है। ठीक है, तो नैप बार में हम डेटा भेज रहे हैं, नैप बार में हमें डेटा रिसीव हो रहा है क्या? CLG करते हैं, तो नैप बार में हमें डेटा रिसीव हो रहा होगा। अब ध्यान से देखना, नैप बार में डेटा रिसीव हो रहा होगा, बट बटन में हमें डेटा मिल रहा होगा क्या? नहीं, बटन में नहीं मिल रहा होगा। CLG करते हैं डेटा, तो ये देखो यहाँ पे तो मिल रहा है। रिलोड करते हैं वापस से, ये देखो यहाँ मिल रहा है 0। किस में मिल रहा है? napbar.jsx में। अच्छा, napbar.jsx में लाइन नंबर 12 पे डेटा नहीं मिल रहा है। लाइन नंबर 12 ये रहा, यहाँ डेटा नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो डेटा हमने यहाँ से सेंड किया नैप बार में, तो नैप बार में हमें डेटा मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने बटन को सेंड नहीं किया तो नहीं मिला, तो बटन को भी यहाँ पे इस तरीके से डेटा सेंड करना होगा। तो अब हमें बटन में भी मिल जाएगा क्या? हाँ, ये देखो। ठीक है, समझ में आया। लेकिन यहाँ से अगर वापस से नैप बार में भेजना और नैप बार से वापस ऐप में भेजना है, तो फिर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कैसे भेजोगे, और कोर रिएक्ट का यूज़ करके, ऐसा नहीं कि कुछ लाइब्रेरी वगैरह यूज़ करना है। तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो आई बिलीव आपको डेटा फ्लो भी समझ में आ गया होगा। वापस से यहाँ आते हैं, कहाँ आते हैं? यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, JSX आपको समझ में आ गया, कंपोनेंट आपको समझ में आ गया।
बहुत बढ़िया। फिर आपको प्रॉप समझ में आ गया। प्रॉप्स इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज यूज टू सेंड डेटा टू ए कंपोनेंट। रीड ओनली होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिमिलर टू फंक्शन पैरामीटर, जैसे फंक्शन में पैरामीटर भेज रहे होते हो वैसे यहाँ पे प्रॉप्स भेज रहे हो तो ठीक है। स्टेट लोकल डेटा फॉर ए कंपोनेंट। स्टेट मतलब डेटा, डेटा वेरिएबल डेटा। तो रिएक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? कंपोनेंट और डेटा, कंपोनेंट और डेटा। डेटा कैसे? स्टेट से, ठीक है। और प्रॉप्स के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होगे। और कंपोनेंट तो आप समझ ही गए। चेंजिंग स्टेट अपडेट यूआई। तो जब भी आप स्टेट में चेंज करते हो तो यूआई अपडेट हो जाता है। यही फायदा है स्टेट यूज करने का। रिएक्ट विल रिएक्ट, ठीक है। उसके बाद डेटा फ्लो कैसे होता है? रिएक्ट यूजेस वन वे डेटा फ्लो, ठीक है, एक तरफ से दूसरे तरफ। और वो एक तरफ से दूसरे तरफ क्या होगा? पेरेंट से चाइल्ड, पेरेंट से चाइल्ड, फिर चाइल्ड से उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। डेटा फ्लो फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड विया प्रॉप्स, प्रॉप्स के थ्रू। स्टेट इज लोकल टू ए कंपोनेंट। और स्टेट जो होता है लोकल होता है किसी भी कंपोनेंट के लिए। मतलब ये कि जैसे आपने यहाँ पे मान लो कुछ बना दिया है, ये अभी मैं हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से लेट काउंट कॉमा सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। हालांकि ये सब हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, बट थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ। तो ये नैप बार जो आप एक बार यूज़ करोगे ना, यहाँ पे मैंने कट क्यों कर दिया, इसको भी हटा देते हैं। तो अभी यहाँ पे से कोई डेटा नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको सिंपल रखते हैं। तो नैप बार हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हमने नैप बार यूज़ किया तो अभी जो ये स्टेट बनाया है ना हमने, CLG करेंगे। CLG वगैरह छोड़ो, अभी मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, बाद में तो फिर डिटेल में देखना ही है, ठीक है। और ये सब कुछ हटा दो। यहाँ पे बेसिकली हम इस तरीके से काउंट यूज़ कर रहे हैं, बट वो अभी UI में हमें देखना नहीं। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये जो नैप बार में हमने ये स्टेट बनाया ना, ये स्टेट हर कंपोनेंट के लिए लोकली बिहेव करेगा। मतलब एक बार हमने कॉल किया नैप बार तो इसका अपना स्टेट होगा, ठीक है। फिर दूसरे बार जब हमने कॉल किया तो इसका अपना स्टेट होगा। फिर तीसरे बार जब हमने कॉल किया इसका अपना स्टेट होगा। तो हर कंपोनेंट का अपना स्टेट होगा, ठीक है। बस ये ध्यान में रखना है। और अगर ना ध्यान में रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल जाओ, आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टेट इज लोकल टू ए कंपोनेंट, बहुत बढ़िया। हुक्स क्या होता है? हुक्स बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, यूज स्टेट जो आप कर रहे थे ये आपका एक हुक ही है। ये क्या है? आपका हुक ही है। तो हुक एक बेसिकली आपका एक इनबिल्ट फंक्शन ही होता है, इनबिल्ट फंक्शन ही होता है रिएक्ट में, ठीक है। फंक्शन ही होता है जो कि आपको डिफरेंट पावर्स, रिएक्ट के पावर्स यूज करने में हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड हुक। फंक्शन ही होता है। यूज स्टेट है, उसी तरह से एक यूज इफेक्ट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। बहुत सारे हुक्स हैं, सब पढ़ने हैं हमें, सब तो नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और ओवरऑल लगभग हुक्स पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो हुक्स पावर प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, जैसे यूज स्टेट था, हमें पावर मिल गया। यूज स्टेट से क्या पावर मिला? स्टेट बनाने का। और स्टेट से रिएक्ट हमारा रिएक्ट कर रहा होगा, जब भी डेटा चेंज होगा रिएक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले जो होता था ना, क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज होता था। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में सब फीचर्स थे, तो उसको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में शिफ्ट करने के लिए बेसिकली क्लास बेस्ड जो भी हम लोग कंपोनेंट बनाते थे, क्लास ऑब्जेक्ट, छोड़ो नहीं पढ़ रखा है तो समझ लो खाली। क्लास ऑब्जेक्ट जो हम लोग पहले यूज करते थे, रिएक्ट जो है क्लास बेस्ड था, अब फंक्शन बेस्ड हो गया। पहले क्लास बेस्ड था तो उसमें काफ़ी सारी फीचर्स थी जो फंक्शन बेस्ड में हो नहीं पा रही थी। तो उसको करने के लिए हमारा क्या आया? हुक्स आया। और हुक्स से हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो लाइफ साइकिल मैनेज करना हो, ठीक है, रेफरेंस वगैरह या कॉन्टेक्स्ट वगैरह मैनेज करना हो, सब हम लोग हुक्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। ओनली कॉल हुक्स इनसाइड रिएक्ट फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुक को जब भी कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे, समझ रहे हो? फंक्शन के अंदर। ये जो फंक्शन हमने बनाया ना, रिएक्ट फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन नहीं, रिएक्ट फंक्शन, यानी कि कंपोनेंट। अच्छा, रिएक्ट फंक्शन के अंदर यूज करेंगे, कहीं भी नहीं, रिटर्न के पहले, यहाँ पे इस जगह पे डेफिनेटली। हुक क्या है? फंक्शन ही है, तो फंक्शन है तो डेफिनेटली यहाँ पे यूज करो। रिएक्ट ये रिटर्न के अंदर तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? HTML यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप यूज करोगे। खैर वो सब आप समझ जाओगे कहाँ पे क्या यूज करना है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर वे में। तो ये होता है हुक्स। बहुत ज़्यादा आइडिया मैंने नहीं दिया हुक्स का, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगी। एंड वर्किंग ऑफ रिएक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद फीचर्स वगैरह। तो वर्किंग ऑफ रिएक्ट क्या कहता है ना, वर्किंग ऑफ रिएक्ट जो बेसिकली इंटरनली रिएक्ट वर्क करता है, तो वर्चुअल डॉम पे वर्क करता है। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है? तो रियल डॉम का एक लाइट वेट कॉपी होता है। रियल डॉम का कॉपी, देखो ये रियल डॉम ऐसा दिख रहा है, वर्चुअल डॉम कुछ अलग दिख रहा है क्या? नहीं, वर्चुअल डॉम भी ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज पे यहाँ पे आके मैं समझाता हूँ। रियल डॉम,
रियल डॉम, मान लो रियल डॉम आपका कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके का। अच्छा, डॉम समझते हो ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ब्राउजर बेसिकली डॉम क्रिएट करता है। जो भी आप बेसिकली HTML वगैरह लिख रहे होते हो तो ब्राउजर पे जाके वो आपको एक डॉम क्रिएट करके सारी चीज़ें आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके देता है ताकि आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर पाओ। ठीक है, तो डॉम इज नथिंग बट ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एक ऑब्जेक्ट होता है आपका जहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होता है। लाइक HTML में आप ऐसे लिख रहे हो ना, डिव के अंदर आपने एक और डिव बनाया, फिर उस डिव के अंदर आपने पैराग्राफ बनाया, तो इसी को ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करके आपको ऑब्जेक्ट दे रहा होता है। अच्छा, बट बहुत ज़्यादा जाना नहीं, अभी समझो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है और डिटेल में आप जावास्क्रिप्ट में जाके आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डिव है, फिर उस डिव के अंदर यहाँ पे एक डिव है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ है, फिर यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ है, यहाँ पे भी आपके पास एक पैराग्राफ है। ठीक है, क्या हुआ? ऑल राइट, तो अभी ये रियल डॉम है। रिएक्ट क्या करता है, एक वर्चुअल डॉम बनाता है। वर्चुअल डॉम, वर्चुअल डॉम यानी कि इसी का कॉपी। ठीक है, इसका कॉपी कैसा दिखेगा, एग्जैक्ट सेम दिखेगा, एग्जैक्ट सेम दिखेगा, एग्जैक्ट सेम दिखेगा। बहुत बढ़िया, तो ये वर्चुअल डॉम बन गया। अब जो भी आप चेंजेस करोगे ना वो रियल डॉम में डायरेक्ट चेंजेस नहीं होंगे जो जावास्क्रिप्ट में हो रहे होते थे कि आपको कुछ चेंज हुआ, पूरा का पूरा डॉम ट्री ही अपडेट हुआ, तो साइट थोड़ा सा स्लो भी होता था उससे कि पूरा एक पार्ट चेंज करना है, पूरा डॉम चेंज कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट ने क्या किया, वर्चुअल डॉम बनाया, रियल डॉम का कॉपी बना लिया, लाइट वेट कॉपी। ठीक है, अब मान लो आपको यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ में चेंज करना है। पैराग्राफ आपने यहाँ पर से हटाया, क्या किया, यहाँ पर से आपने पैराग्राफ हटाया, ये लोगो पैराग्राफ हट गया। पैराग्राफ हटा के आपने मान लो यहाँ पे कोई और टैग लगा दिया, H1 टैग लगा दिया। ठीक है, तो अब ये वर्चुअल डॉम में चेंज होगा, आपके रियल डॉम में भी चेंज नहीं होगा, वर्चुअल डॉम में पहले चेंज होगा। वर्चुअल डॉम में चेंज हो गया H1, फिर यहाँ पे रियल डॉम से कंपेयर कर रहा होगा। ठीक है, डिफरेंस कंपेयर कर रहा होगा। डिफिंग एल्गोरिदम बेसिकली इसे कहते हैं, रिकॉन्सिलेशन एल्गोरिदम। ठीक है, सब इंटरव्यू प्रिपरेशन सब कुछ हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। तो यहाँ पे आपका ये H1 चेंज हुआ, अब ये रियल डॉम से कंपेयर करेगा चेंजेस कहाँ पे हुए हैं, तो ये देखेगा ये इन सब में तो कहीं चेंजेस नहीं है, सिर्फ इस पार्ट में चेंज है। किस पार्ट में, इस पार्ट में सिर्फ चेंज है, तो इस पार्ट को ये हटाएगा, इस पार्ट को ये हटाएगा, इस पार्ट को ये हटाएगा और सिर्फ ये वाला पार्ट अपडेट कर देगा। तो पूरा का पूरा डॉम ट्री अपडेट नहीं होगा ब्राउजर में, और थोड़ा सा फास्ट काम करेगा, ये रिलोड करने की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपको लेके जाऊंगा, तो अभी आपको ये इस तरीके से वर्किंग होता है बेसिकली, और ये सारे के सारे कोर हैं रिएक्ट के। ये अगर आपको समझ में आ गया तो बस बहुत स्मूथ चलेगी गाड़ी। फीचर्स क्या है रिएक्ट के, तो डेफिनेटली JSX, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML कंपोनेंट्स, वन वे डेटा बाइंडिंग, जो एक तरफ से दूसरे तरफ डेटा फ्लो कर रहा है, वर्चुअल डॉम, सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाला, अभी आपको लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स, बट बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप जावास्क्रिप्ट से प्रोजेक्ट बनाने जाओ ना, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो जितना टाइम आपको उसमें लगेगा, जितना ज़्यादा दिमाग का कचरा होगा, इससे बहुत आसान है। आप बोलोगे नहीं हो पाएगा, जावास्क्रिप्ट तो नहीं हो पाएगा, रिएक्ट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, बट छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्कुल रिएक्ट रिकमेंडेड नहीं है। आप आसानी से इंडेक्स डॉट एक पेज का ये बनाना है, उसी में कैलकुलेटर वगैरह बनाना, तो क्या रिएक्ट यूज़ कर रहे हो, HTML CSS JS करो, काम खत्म है। परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स ऑफ रिएक्ट हैं जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की। फीचर्स ऑफ रिएक्ट कर लो या बेसिक्स ऑफ रिएक्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो यू शुड गो फॉर रिएक्ट ओनली आफ्टर मास्टरिंग जावास्क्रिप्ट। समझ में आया या नहीं? डेफिनेटली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। JSX HTML + JS कंपोनेंट्स, वही फंक्शंस जिसमें हम लोग बेसिकली UI बना रहे होते हैं, उस UI को बार बार यूज़ करना है, तो कंपोनेंट्स हमने एक बार बना लिया, रेप्लिकेट करते जाएंगे। उसमें डेटा सेंड करना है तो प्रॉपर्टीज। स्टेट क्या होता है, समझ में आ ही गया। एक स्टेट बेसिकली डेटा, स्टेट मतलब डेटा, एक कंपोनेंट का डेटा मतलब स्टेट। अच्छा, वेरिएबल, हाँ। लेकिन स्टेट का खासियत ये होता है कि जब भी स्टेट में चेंज होगा ऑटोमेटिकली UI में अपडेट हो जाएगा। और डेटा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, पेरेंट से चाइल्ड की ओर। ठीक है, हुक्स इनबिल्ट फंक्शन बेसिकली स्पेशल पावर्स प्रोवाइड कराती है रिएक्ट को। स्टेट में जो हम लोग यूज स्टेट यूज़ कर रहे थे, यूज स्टेट, ये भी क्या था, आपका एक हुक था। ठीक है, वर्चुअल डॉम बेसिकली वर्किंग है रिएक्ट का, इसी तरीके से रिएक्ट काम इंटरनली इसी पे बेस्ड है, वर्चुअल डॉम पे काम कर रहा होता है। दैट्स वाई ये सटासट देखोगे, पेज रिलोड भी नहीं हो रहा है। सब करके मैं दिखाऊंगा आपको, बट अभी फिलहाल नेट भी हमारा कनेक्ट नहीं है। और लेक्चर ओवर करते हैं, आई बिलीव बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। उसके बाद एक एक करके डेप्थ में तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करेंगे और मज़ेदार तरीके से
पढ़ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आया ना मज़ा तो आया, लेकिन कन्फ्यूजन भी हो गया। अब देखो, कन्फ्यूजन नहीं अगर होगा तो फिर किस काम के आप डेवलपर, है ना? होना भी चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है। एक रीज़न ये हो सकता है कि ध्यान से आप सुन नहीं रहे थे, ध्यान से सुन ही नहीं रहोगे तो क्या कन्फ्यूजन होगा, मूवी की तरह देख रहे हो। एक रीज़न ये हो सकता है कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। एक रीज़न ये हो सकता है कि आप आगे का सोच नहीं रहे हो। अगर आप आगे का सोचना स्टार्ट कर दोगे तो कन्फ्यूजन होगा, डेफिनेटली होगा। जो भी मैंने अभी आपको बताया उसे थोड़ा सा आप आगे जाके देखोगे ना कि अरे यहाँ पे ये तो आपने बताया, बट आगे हमें ये करना होगा तो ये कैसे? जैसे मैंने आपको बताया 1 वे डेटा फ्लो है, पेरेंट से चाइल्ड की ओर, चाइल्ड से पेरेंट की ओर भेजना होगा तो कैसे करेंगे? कन्फ्यूजन होना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है? तभी आपको आगे के वीडियोज़ में सॉल्यूशन मिल पा रहे होंगे। खैर, ठीक है, इतना ही इस वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।